हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं पॉलिनोमियल्स का और आपको होपफुली सब कुछ समझ में आ गया होगा क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर पर जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये बहुत ही एक क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पर्टिकुलर चैप्टर सिर्फ आपको 10th पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको 11th 12th और उसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग या फिर मैथ्स कंटिन्यू करते हैं तो भी ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और इतना ही नहीं, जब आप इंडस्ट्री में जाके काम करेंगे तब भी आपको रियलाइज होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कितनी हेल्पफुल है आपको आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल चैप्टर विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स। समझते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है क्या और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। रीना अपने पेरेंट्स के साथ एक मॉल में आई है जहां पे कि उसको दो गेम दिखाई दिए हैं, स्विंग और बलून शूटिंग। अब रीना इन दोनों गेम्स को एक्सप्लोर करना चाहती है और उसके पास है 400 रुपीज। लेकिन रीना देखती है कि स्विंग के एक राउंड का प्राइस है 40 रुपीज, जबकि बलून शूटिंग के एक राउंड का प्राइस है 50 रुपीज। और रीना टोटल राउंड लेती है 9 और उसके पास है टोटल 400 रुपीज। एक बार दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। रीना दो गेम्स खेलना चाहती है मॉल में, स्विंग और बलून शूटिंग। बलून शूटिंग के एक राउंड की जो कॉस्ट है वो है 50 रुपीज, जबकि स्विंग के एक राउंड की कॉस्ट है 40 रुपीज। उसके पास टोटल 400 रुपीज है और नंबर ऑफ टोटल राउंड्स जो वो लेती है वो है 9। अब उसके पेरेंट्स को यह जानना है कि उसने कितने स्विंग्स किए और कितने बलून्स की शूटिंग की। तो ये प्रॉब्लम अगर हमको सॉल्व करनी है तो हम बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है क्या और वापस आएंगे हम इस क्वेश्चन पर। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है जहां पे कि आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है 1। आप जानते हैं x इज पावर 1, y इज पावर 1 को हम लिख सकते हैं x प्लस y। तो यानी कि जब भी आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे 1, तो यानी कि वो हो जाएगा लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर वेरिएबल। और हमको यही चीज सॉल्व करनी है कि किस तरह से हम x और y की वैल्यू निकालें। ध्यान रखिए, जब भी आपके पास एक वेरिएबल होगा तो आपके एक इक्वेशन चाहिए उस वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए, जैसे कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहां पे एक वेरिएबल है तो आप सिंपली निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू -3। लेकिन अगर आपके पास दो वेरिएबल है, x प्लस y इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो इस केस में आप सिर्फ एक इक्वेशन से दोनों वेरिएबल नहीं निकाल सकते, आपको चाहिए दो इक्वेशन दो वेरिएबल निकालने के लिए। तो जनरलाइज करते हैं हम इसको कि अगर आपको n नंबर ऑफ वेरिएबल्स निकालने हैं तो आपको n नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए। 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशंस, 4 वेरिएबल के लिए 4 इक्वेशंस एंड सो ऑन। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में अगर हमारे पास ये है लीनियर इक्वेशन और इसमें है 2 वेरिएबल्स, इसलिए हम इस चैप्टर को कह रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपको समझ में आएगा इस चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्यों है, क्योंकि ये है लीनियर इक्वेशन क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है 1, जबकि इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं x और y। और हमको इसी तरह के क्वेश्चंस करने हैं कि जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, उसमें दो वेरिएबल्स हैं, तो हम उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे निकालें। होप आपको यह चीज क्लियर हो गई होगी कि हम इस चैप्टर में क्या करने जा रहे हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब तो आपको पहले से ही पता था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब आपको भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में स्विंग, बलून, हमको पता है कि रीना के पास टोटल 400 रुपीज है, हमको कॉस्ट पता है पर स्विंग की, हमको कॉस्ट पता है पर बलून शूटिंग की, और हमको ये पता है कि उसने टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने लिए हैं दोनों गेम्स के टोटल मिलाकर के। अब सपोज कीजिए इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अगर नंबर ऑफ स्विंग्स उसने लिए हैं वो है x और नंबर ऑफ बलून शूटिंग जो उसने की है वो है y, तो हम इस पूरे डेटा को, इस पूरी इंफॉर्मेशन को ऐसे लिख सकते हैं
कि जो उसने टोटल राउंड्स किए हैं स्विंग और बलून मिलाकर के वो है 9। इसका मतलब x दैट इज स्विंग प्लस बलून शूटिंग इज इक्वल टू 9। और दूसरा हमको यह पता है कि उसके पास टोटल 400 रुपीज थे जो उसने पूरे पूरे खर्च कर दिए। अब अगर हमको इसकी इक्वेशन बनानी है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ राउंड्स ने लिए x, पर राउंड की कॉस्ट थी 40, यानी कि स्विंग पर उसने टोटल प्राइस जो इन्वेस्ट किया वो हो गया 40x। जबकि बलून के एक राउंड की कॉस्ट थी 50, उसने y नंबर ऑफ राउंड्स बलून शूटिंग के किए, तो टोटल मनी जो उसने इन्वेस्ट किया वो हो गया 50y। और क्योंकि हमको पता है कि उसने टोटल 400 रुपीज एक्सपेंड किए हैं इन दोनों एक्टिविटीज पर, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये इक्वल है 400 के। ध्यान से देखिए इन दोनों इक्वेशन को और आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। x प्लस वाई दैट मीन स्विंग और बलून राइड का टोटल 9 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। और टोटल कॉस्ट जो उसने स्पेंड की बलून शूटिंग और स्विंग में वो है 400, तो 40 इंटू एक्स प्लस 50 इंटू वाई इज इक्वल टू 400। अब यहां से हमको दो इक्वेशन मिल चुकी हैं, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन हैं तो हम उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हमको इनको सॉल्व तो करना है, लेकिन हम ये जानते नहीं कि इनको सॉल्व कैसे करना है। तो उनको सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, और पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। लेकिन उस पर्टिकुलर मेथड को समझने से पहले हमको यह समझना होगा कि हम एक वेरिएबल इक्वेशन जो कि लीनियर वेरिएबल इक्वेशन है उसको ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करते हैं। और ये मैंने यहां पे एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है जिसमें कि एक वर्टिकल एक्सिस है जो कि है y एक्सिस, और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जो कि है x एक्सिस। और इस पर्टिकुलर एक्सिस पे हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है, और जो लाइन मैंने ड्रॉ करने का सोचा है वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अगर हमको ये लाइन ड्रॉ करनी है इस पर्टिकुलर एक्सिस पे, तो उसको ड्रॉ करने का एक बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है। पहले इसमें आप रखिए x इज इक्वल टू 0। जब x आप 0 रखेंगे तो 2x हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 6, यानी कि y हो जाएगा 2। और दूसरा रखिए y इज इक्वल टू 0, तो जब y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3y हो जाएगा 0 और 2x हो जाएगा 6, यानी कि x हो जाएगा 3। यानी कि इस पर्टिकुलर लाइन पे दो पॉइंट लाई तो पक्का करेंगे, जो है 0 2, x पर 0 y पर 2 और x पर 3 y पर 0। तो ये हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं इस एक्सिस पर। जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो आपको ये डिटेल में और अच्छे समझ में आएगा, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक बताता हूं कि ये कैसे करते हैं। तो x इज इक्वल टू 0, यानी कि ये है 0 और y है 2, तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे y पर। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट जो कि है x इज इक्वल टू 0 एंड y 2, जिसको हम लिखते हैं x, y की फॉर्म में। दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 0। x पे 3 यहां है और यहां पे ही y 0 है, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट जो कि है 3, 0। तो अगर हमको यहां पे लाइन ड्रॉ करनी है तो हमको इन दो पॉइंट्स को मैच करना होगा, और हम इसको एक्सटेंड कर देंगे इस पॉइंट को। तो ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है ये हो गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा किसी भी लाइन को इजीली ड्रॉ कैसे करा जाता है। पहले आप उसमें x इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद आप y इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, और आपको सिंपल लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करके उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। लेकिन मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया क्यों है? मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया इसलिए है क्योंकि हमारा जो पहला पोर्शन है, दो लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स को मैच करके उनसे x और y की वैल्यू निकालना, वो मेथड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड। तो आइए देखते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड से किस तरह से इन दो इक्वेशंस में से मल्टीपल वेरिएबल्स निकाल सकते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ये समझें कि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशंस के लिए, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, जिसमें कि आपको समझ में आएगा कि दो लीनियर इक्वेशंस एक ग्राफ पे किस तरह से शोकेस हो सकती है या किस तरह से बिहेव कर सकती है। पहला केस हो सकता है कि एक लाइन ऐसे हो और दूसरी लाइन ऐसे हो, यानी कि ये दोनों लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट कर रही हैं जो कि है ये। तो यानी कि ये लाइन दोनों की दोनों एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, और इनको हम कहेंगे कंसिस्टेंट, यानी कि एट वन पॉइंट ओनली।
ये सबसे ज्यादा फेवरेबल और प्रीडोमिनेंट होता है हमारे क्वेश्चंस में। तो आप समझेंगे क्यों। दूसरा एग्जांपल हो सकता है जहां पे दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे की पैरेलल हो, यानी कि वो कभी किसी पॉइंट पे मीट ही ना करें। इनको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट या फिर पैरेलल। और थर्ड केस हो सकता है कि एक लाइन और दूसरी लाइन बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही हो, पूरा ओवरलैप कर जाए या कोइंसिडेंट हो, तो इसको हम कहेंगे डिपेंडेंट या फिर कोइंसिडेंट। ओवरलैप या कोइंसिडेंट। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्यों बताया? ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसलिए बताया कि जब हम कहते हैं कि हमको सॉल्व करनी है दो लीनियर इक्वेशन विद टू डिफरेंट वेरिएबल्स, तो सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि वो लाइंस जिस पॉइंट पे मीट करती हैं वो उनका सॉल्यूशन होगा। इस केस में ये लाइन और ये लाइन इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई, तो वो पॉइंट होगा ये वाला। जबकि इस केस के अंदर अगर मैं इन दो लाइन को सॉल्व करना चाहूं तो मुझे कोई आंसर मिलेगा ही नहीं। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपको एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे कि ये दोनों की दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जबकि इस पर्टिकुलर लाइन में जो कि लास्ट वाली है, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि दोनों की दोनों लाइन एग्जैक्टली एक दूसरे पे लाई कर रही हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आना चाहिए कि दो लीनियर इक्वेशन विद मल्टीपल वेरिएबल्स कैसा बिहेव करती हैं एक ग्राफ पर, और इन लाइन के बिहेवियर के बेसिस पे ही आप ये बता सकते हैं कि उनका जीरो सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन होंगे। ध्यान रखिए, लीनियर इक्वेशन में कभी भी दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकते। यहां पे सिर्फ 0, 1 या फिर इनफाइनाइट, ये तीन ही पॉसिबिलिटी है। दो या सम वन लेस देन इनफाइनाइट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो आइए देखते हैं कि इसको हम किस तरह से आगे समझ सकते हैं, और ये तीन इक्वेशंस अगर हमारे पास हैं तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम एक इक्वेशन को लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में, जहां पे कि a x का कोफिशिएंट है, b y का कोफिशिएंट है और c एक कांस्टेंट है। इस पर्टिकुलर लाइन को सिंपली हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, और ये ax प्लस by प्लस c की इक्वेशन होगी। अब हम लेते हैं तीन एग्जांपल, और तीन एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से दो लाइंस या तो कंसिस्टेंट हो सकती हैं, मतलब सिर्फ एक पॉइंट पे मीट करें, इनकंसिस्टेंट हो सकती हैं, मतलब दोनों की दोनों लाइन पैरेलल हो और कभी मीट ना करें, या फिर डिपेंडेंट हो सकती हैं, यानी कि दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे को सुपरइंपोज करें या कॉन्साइड करें। तो मैंने तीन डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस ली हैं, और ये डिफरेंट इक्वेशंस आपको रिप्रेजेंट करेंगी तीन डिफरेंट थिंग्स, या तो वो इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट या फिर डिपेंडेंट। अब मान लीजिए इन तीनों के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको हम लिख लेते हैं a1, b1, c1, और दूसरी इक्वेशन का है a2, b2 और c2। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x का कोएफिशिएंट है a1, y का कोएफिशिएंट है b1 और c है 0। सिमिलर वे में a2, b2 और c2। तो अगर आप देखेंगे पहली इक्वेशन में a1 दैट मींस x का कोएफिशिएंट और a2 यानी कि इस x का कोएफिशिएंट है a1 by a2 is not equal to b1 by b2। देखते हैं इसको कैसे। x का कोएफिशिएंट है 1 फर्स्ट इक्वेशन में, दूसरा है 3 is not equal to -1 by 1। तो ये है पहली टाइप की इक्वेशन जिसमें कि x का कोएफिशिएंट का प्रोपोर्शन और y के कोएफिशिएंट का प्रोपोर्शन इक्वल नहीं है, और ये कहलाती है कंसिस्टेंट, यानी कि इसके अंदर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। तो अगर आपसे कोई कहे दो इक्वेशन को देख करके ये बताओ कि इन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा या नहीं, तो आपको a1, a2 और b1, b2 की रेशियो निकालनी है। अगर वो दोनों के दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब उनका सॉल्यूशन शॉर्टली होगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन, जिसके अंदर हम लिखते हैं a1 यानी कि 2 by a2 which is 4, b1 which is 3 divided by b2 which is 6, और c1 which is -9 is divided by -18 which is c2।
और अगर आप देखेंगे इन तीनों के तीनों प्रोपोर्शंस को सिंप्लीफाई करने में मिलता है आपको 1/2, 1/2, 1/2। यानी कि अगर दो लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स का प्रोपोर्शन सेम है तो वो दोनों इक्वेशन कहलाएंगी इनकंसिस्टेंट। दैट मींस A1 is to A2 is equal to B1 is to B2 is equal to C1 is to C2 is called consistent equation। इसका मतलब ये दोनों की दोनों लाइन पैरेलल्स हैं और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो होप आपको पहले वाला कंसिस्टेंट, दूसरा वाला इनकंसिस्टेंट दोनों के दोनों समझ में आ गए होंगे। चिंता मत कीजिए, मैं इसको समराइज करूंगा दोबारा से नेक्स्ट पेज पर। आपको मैं अभी समझा रहा हूं इन इक्वेशन के एग्जांपल से। तो थर्ड इक्वेशन है, उसके अंदर अगर हम ले A1 विच इज 1 डिवाइडेड बाय 2, B1 इज 2 डिवाइडेड बाय 4 और C1 C2 का रेशियो है -4 बाय -12। अब आप देखिए इसका रेशियो हो गया 1/2 विच इज इक्वल टू इसका रेशियो 1/2, बट इट इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ दिस जो है 1/3। तो ये इक्वेशन कहलाएंगी डिपेंडेंट, जिसके अंदर एक लाइन दूसरी लाइन के बिल्कुल ऊपर है, कोइंसाइड करती है, ओवरलैप करती है। तो एक सिचुएशन है A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 बट नॉट इक्वल टू C1 by C2। तो ये आपको तीनों की तीनों कंडीशन समझ में आ गई होंगी और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं इन टू वेरिएबल्स तो उनको देख करके ही आप कैसे बता सकते हैं कि इनका कोई सॉल्यूशन होगा या नहीं। मैं इसको फिर से समराइज कर देता हूं जिससे कि आपको इजी हो जाए अंडरस्टैंड करना। इक्वेशन कंसिस्टेंट यानी कि वन सॉल्यूशन ओनली, उस केस के अंदर A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। यह है फर्स्ट केस। सेकेंड केस है इनकंसिस्टेंट, जिसके अंदर नो सॉल्यूशन है, यानी कि दोनों के दोनों लाइंस पैरेलल हैं। और यह है A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2। और थर्ड है जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंट, जिसके अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं और ये हो जाएंगे कोइंसिडेंट, जिसके अंदर हम लिखेंगे A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 बट नॉट इक्वल टू C1 by C2। तो ये तीनों के तीनों आपको समझने बहुत जरूरी हैं। A1 by A2, B1 by B2 अगर दोनों सेम, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो ये है एक सॉल्यूशन। तीनों के तीनों इक्वल हैं तो नो सॉल्यूशन, और सिर्फ A1 A2 B1 B2 इक्वल है और C1 C2 इक्वल नहीं है तो है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। आपको अगर ये समझ में आ गया होगा तो एक बहुत बड़ी चीज आपको समझ में आ गई है, क्योंकि आप इन केसेस में इक्वेशन को देख करके ही बता देंगे कि आपकी इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, नहीं होंगे या कितने होंगे। तो होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। मुझे पता है चैप्टर थोड़ा लंबा होता जा रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आपको फटाफट करने की। तो हम सिर्फ 3 क्वेश्चन लेंगे जो कि सॉल्व क्वेश्चन है और आपको समझ में आ जाएगा उससे इन पर्टिकुलर एग्जांपल्स के एप्लीकेशन। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक का, जिसके अंदर वो ये कह रहा है कि आपको दो इक्वेशन दे रखी है, x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। इनको आप ग्राफ पे ड्रॉ कीजिए और बताइए कि इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो आप पहले तो इनको ऐसे ही निकाल सकते हैं, A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 की फॉर्म में। आप देखिए A1 है इसके अंदर 1 और B और A2 है 2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/2। B1 है 3 और B2 है -3, तो इसको लिखेंगे 3 - 3। आप देखेंगे कि A1/2 इज नॉट इक्वल टू -1, यानी कि इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो हमने ये पता लगा लिया है कि इसका एक सॉल्यूशन है, इसलिए हम इसको अब सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए जैसे आपको बताया था कि पहले आपको पहली इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रखनी है और x की वैल्यू निकालनी है, फिर x की वैल्यू 0 रखनी है और y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम इसमें लिखते हैं कि x और y, तो जब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो हो जाएगा 3y = 6
और y हो जाएगा 2। और अगर मैं y की वैल्यू 0 रख देता हूं तो हो जाता है x इज इक्वल टू 6। सिमिलर वे में सेकंड इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू 0 रखने से y हो जाएगा -4 और y की वैल्यू 0 रखने से x हो जाएगा 6। मुझे एक्चुअली आंसर यहीं दिख गया है 6060। तो यानी कि 6060 पे दोनों के दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इक्वेशन ड्रॉ करूंगा और मैं देखूंगा कि 0 2 यानी कि 0 2 ये पहला पॉइंट है और 6 0 यानी कि x एक्सिस पर 6 और y एक्सिस पे 0। तो अगर मैं देखूं तो मेरी लाइन फर्स्ट वाली होगी ये, और दूसरी लाइन है x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू -4। x है 0 यहां पर, y -4 कुछ 1 2 3 4 यहां पे होगा, और x है 6 और y है 0, x है 6 और y है 0, तो मेरी एक और y है 0 तो एक पॉइंट ऑब्वियसली ये हो गया। अब मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो मेरी इक्वेशन बनेगी, मेरी लाइन बनेगी कुछ इस तरह की। और आप देख सकते हैं कि ये दोनों की दोनों लाइन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं जो कि 6 0 है। तो मेरा आंसर हो गया 6, 0। x की वैल्यू हो गई 6, y की वैल्यू हो गई 0, जिसको कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 6, 0 लिखते हैं। जब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझाऊंगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो होप आपको ये पहला क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो एक बार आप दोबारा स्क्रीन देख सकते हैं, दोबारा से पूरा का पूरा आप जो मैंने ग्राफ पे ड्रॉ करना समझाया था वो समझ सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया है और इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि आप बताइए कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। तो आप देखिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन तो क्लियर है। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो हो जाएगा 15x माइनस 24y प्लस 3, और मैं 1/5 इसमें से बाहर कॉमन निकाल लूंगा, इज इक्वल टू 0। तो ये ऊपर जाके 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और इस पूरी इक्वेशन में देखेंगे 3 एक कॉमन फैक्टर है, तो मैं 3 कॉमन निकाल करके इसको लिख देता हूं 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मैप कीजिए और आप देखेंगे कि 3 के अलावा ये इक्वेशन बिल्कुल सेम है, और ये 3 तो यहां 0 में चला जाएगा इसलिए वैसे 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जो कि एग्जैक्टली सेम इक्वेशन है। तो अगर ये सेम इक्वेशन है तो दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करेंगे, यानी कि कोइंसिडेंट होंगी, इसलिए इनके इन सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसको हमको ग्राफ पे ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है। ग्राफ पे ड्रॉ करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमको पता है कि दोनों के दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है। हम ड्रॉ करके करेंगे क्या इसको ग्राफ पर, ये हमको यहां पे ही दिख रहा है। तो होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम। तो थर्ड क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बुक में सॉल्व दे रखा है उसको हम करते हैं और समझते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप समझ के चलिए ये चीज। चंपा went to a sale to purchase some pants and skirts. When her friends asked her how many of each she has bought, she answered the number of skirt is 2 less than twice the number of pants purchased. आपको इस लाइन पे फोकस करना है, जो कि है आपकी पहली इक्वेशन बनेगी। और दूसरा है also the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased, और ये आपकी दूसरी इक्वेशन बनेगी। और हमको ये इक्वेशन बनानी कैसे है अब ये देखते हैं। तो हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट। तो थैंकफुली उसका फ्रेंड काफी इंटेलिजेंट था, उसको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स आता था, इसलिए उन्होंने फटाक से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो देखते हैं कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को कैसे बनाना है इन दो स्टेटमेंट से। सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। हमको स्कर्ट पता चल गई है कितनी है, लेकिन हमको यहां पे पैंट्स को एज्यूम करना पड़ेगा कुछ। तो फॉर एग्जांपल आपको लिखना पड़ेगा एज्यूम number of pants is equal to x। तो अगर नंबर ऑफ पेंट्स x है तो फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स, यानी कि 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स। नंबर ऑफ पेंट्स के ट्वाइस से 2 कम। तो यानी कि अगर मान लीजिए आपका स्कर्ट y है तो ये हो जाएगा इतना, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज, यानी कि दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि y है 4 लेस देन
4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंट्स परचेज्ड, यानी कि 4x नंबर ऑफ पेंट्स से 4 टाइम्स से 4 कम। तो हमने पहली इक्वेशन के बेसिस पे, पहली लाइन के बेसिस पे और दूसरी लाइन के बेसिस पे दो इक्वेशन बना ली है। y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। आइए नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं इसको। y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। ओके, अब हम इसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ पर और देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन बनता है या नहीं, या कैसे निकलेगा। हम इसको एक्चुअली a1 b1 और c1 वाले तरीके से भी देख सकते हैं कि सॉल्यूशन बनता है नहीं, लेकिन पहले हम इसको सीधे ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, मुझे पता है इनका सॉल्यूशन निकलेगा, इसलिए मैं आपको a1 b1 नहीं करने को दे रहा हूं, लेकिन आप एक्चुअली इसको कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 करने से पहले आपको लिखना पड़ेगा इसको उस फॉर्म में जो कि है ax प्लस by प्लस c, यानी कि 2x माइनस 4 माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y को इधर ले आएंगे, और 4x माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आपको इस फॉर्म में लिखना ही है। और देख ही लेते हैं, a1 है 2, b1 है a1 है 2 और a2 है 4, तो ये जगह 2 by 4, और b1 है -1, b2 है -1, तो ये हो जाएगा -1 by -1, जो कि है 1 by 2, और ये है -1, दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, यानी इनका एक सॉल्यूशन होगा ही होगा। तो आइए ड्रॉ करते हैं इक्वेशंस को, लेकिन इक्वेशंस को ड्रॉ करने से पहले हमको पहले इनका देखना पड़ेगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हमको ड्रॉ करने हैं। तो पहली इक्वेशन में हम देखते हैं कि x और y, जब x 0 है तो y है -2, और जब y 0 है तो x है 1। और सेकंड इक्वेशन में x और y, जब x 0 है तो y है -4, और जब y 0 है तो x है 1। तो मुझे आप देखिए यहां पे दिख गया कि x और y की वैल्यू 1 और 0 पे दोनों के दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे। सिंपल समझ में मुझे आ गया है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक्सेस पे ड्रॉ करता हूं। तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -2 है फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट, ये है 0, -2 आएगा यहां पर, और x इज इक्वल टू 1 और 0, तो x 1 है और 0 यहां पर, यानी कि इक्वेशन पॉइंट आएगा यहां पर। तो अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं तो ये लाइन बनेगी कुछ इस तरह से। और सेकंड है 0 -4, यानी कि 0 और -4, ये पॉइंट यहां पर आ रहा है, और दूसरा है 1 0, जो कि ऑब्वियसली यहां पे ही आ रहा है। तो हम इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन बनेगी कुछ इस तरह से। तो ये दो लाइन ड्रॉ हो गई हैं और दोनों की दोनों लाइन मीट कर रही हैं पॉइंट नंबर 1 0 पर। यानी कि आप देख सकते हैं कि इनका जो पॉइंट है वो है 1, 0। तो इससे समझ में आता है कि जैसे कि हमने पहले कहा था कि नंबर ऑफ पॉइंट्स थी x, हमने माना, जैसे कि हमने पहले माना था नंबर ऑफ पेंट्स थी x और नंबर ऑफ स्कर्ट्स थी y, तो यहां पे जो हमको सॉल्यूशन मिला है उस सॉल्यूशन के हिसाब से हमको पता चला है कि x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब उसने पेंट्स बाय की हैं 1 और स्कर्ट्स बाय की हैं 0। इसका मतलब वो अपने फ्रेंड को बेवकूफ बना रही थी कि उसने कोई स्कर्ट बाय की है। नहीं, एक्चुअली उसने कोई स्कर्ट बाय नहीं किया, उसने सिर्फ एक पेंट बाय की है। उसने अपने फ्रेंड को गुमराह करने के लिए वो स्टेटमेंट दिया था, लेकिन उसका फ्रेंड समझदार था, हम लोगों की तरह, ऑब्वियसली आपकी तरह, जिसने कि इन दो इक्वेशन को बनाया और सॉल्व किया, और उसने उसको कहा कि भाई तुमने कोई भी स्कर्ट तो बाय की नहीं है, क्यों बेवकूफ बना रही है मुझको। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, और होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट क्या होते हैं, किस तरह से ग्राफ से आप दो पर्टिकुलर इक्वेशन को ड्रॉ करके एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उस पर्टिकुलर एक्सिस के थ्रू। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे एनसीईआरटी के 3.1 के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, और हम उसके बाद आगे पढ़ेंगे आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। लेकिन आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो प्लीज एक बार वीडियो दोबारा देखिए, और होप आपके जो भी क्वेश्चंस या डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे, जिसको कि मैं आपको आंसर दे करके क्लैरिफाई कर दूंगा। जैसे कि आपको मैं पहले भी कह चुका हूं कि प्लीज आप ये मत सोचिए कि आप अगर कोई भी क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में वो सिर्फ आपको ही हेल्प कर रहा है, वो बहुत से लोगों को हेल्प कर रहा है। वही डाउट काफी लोगों को हो सकता है कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो कि मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से समझा दिया, लेकिन मैं अच्छे से नहीं समझा पाया। मुझे कॉन्फिडेंस लग रहा है कि वो अच्छे समझ में आ गया आपको, लेकिन अगर आपको मेरी लैंग्वेज या मेरा पढ़ने पढ़ाने का तरीका
कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का समझ में नहीं आया है और आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, तो मैं उसको बेटर तरीके से और इस तरीके से या फिर किसी ऑल्टरनेट तरीके से समझाने का ट्राई करूंगा। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप मुझे बताइए कि कहां पे आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही है। अब तक हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, जिसमें कि हमने देखा कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, डिपेंडेंट कैसे होते हैं अगर दो लीनियर इक्वेशंस हो। तो हमने ये भी समझा ग्राफ पे देख करके कि दो लीनियर इक्वेशंस विद टू डिफरेंट वेरिएबल्स किस तरह से ग्राफ पे बिहेव कर सकती हैं। वो दोनों इंटरसेक्ट कर सकती हैं, वो दोनों पैरेलल हो सकती हैं, या फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर ओवरलैप कर सकती है, यानी कि ओवर या फिर कोइंसाइड कर सकती हैं। और उसके बेसिस पे हमने समझा कि उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है आपकी एक्सरसाइज 2.1। और ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे ही हम सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 पहले क्वेश्चन से, जहां पे की क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमको ग्राफ से सॉल्यूशन निकालना है। अब क्वेश्चन क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ये है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो वो कह रहा है कि 10 बच्चों में थे क्लास में, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं और नंबर ऑफ बॉयज हैं, उसका उसने एक इक्वेशन दे रखा है। तो क्वेश्चन हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। पहले आपको लिखना है सपोज द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल आर एक्स एंड वाई। तो यानी कि गर्ल्स हैं एक्स और बॉयज हैं वाई, हमने मान लिया। तो इसका मतलब यह है कि पहली इक्वेशन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये तो सिंपल हो गया, करेक्ट। और दूसरा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि गर्ल्स कितनी है x, यानी कि x जो है वो लड़कियां जो है वो लड़कों से 4 ज्यादा है। तो x इज इक्वल टू 4 मोर देन बॉयज, लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा है। तो यानी दो इक्वेशन मिल गई आपको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। इसको हम सिंपली लिख लेते हैं इसी फॉर्म में, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, इसको ऐसे लिख लेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो दो इक्वेशन मिल गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इनको ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं इनको हम। ये हमने ग्राफ बना लिया यहां पे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको बॉक्स बनाना है और आपको लिखनी है दोनों में केसेस में x और y की वैल्यू 0, और देखना है कि जब आप x और y की वैल्यू 0 रखते हैं तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू क्या आती है। तो सिंपली हम पहली इक्वेशन लेते हैं x और y, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अगर हम x की वैल्यू रखेंगे 0 तो y आएगा 10, और y की वैल्यू रखेंगे 0 तो x आएगा 10। सिंपल। और दूसरी इक्वेशन में x और y लेते हैं हम। अगर हम x की वैल्यू रखेंगे 0 तो y की वैल्यू आएगी -4, और y की वैल्यू रखेंगे 0 तो x की वैल्यू आएगी 4। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं अपनी एक्सेस। तो ये हमने अपनी एक्सेस ड्रॉ कर ली है x और y। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे इस पर। तो फर्स्ट इक्वेशन है का x, जब x 0 है तो y है 10, यानी कि जब x है 0 तो y है 10, यानी कि फर्स्ट पॉइंट हो गया ये, यानी फर्स्ट पॉइंट हो गया ये। और दूसरा है जब x है 10 तो y है 0, और x है 10 तो y है 0, यानी कि ये हो गया पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। तो अगर हम इस इक्वेशन को ड्रॉ करें तो ये हो जाएगी कुछ इस तरह से। और दूसरी इक्वेशन ड्रॉ करते हैं, जब x है 0 तो y है -4, x है 0 तो y है -4, और जब x है 4 तो 0 तो y है 0, x है 4 तो y है 0, यानी कि हम इसकी इक्वेशन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन हमारी ड्रॉ होगी कुछ इस तरीके से। और आप देखेंगे ये पर्टिकुलर जो लाइन है वो ड्रॉ हो रही है अप्रॉक्सीमेटली इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अगर आप देखें कि ये पॉइंट कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है 6 और 8 के बीच में, यानी कि एक्स की वैल्यू तो है 7, और ये y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है 2 और 4 के बीच में, यानी कि y की वैल्यू है 3। तो इसका मतलब जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये दोनों की दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं वो है 7,3। अब देखते हैं 7,3 सही है या नहीं। तो रख के देखते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में 7 और 3, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3, आ गया 10, करेक्ट। अब दूसरी इक्वेशन में रखते हैं x की वैल्यू 7,
y की वैल्यू 3 माइनस है 4 आ गया, यानी करेक्ट है। तो यानी कि इस पर्टिकुलर लाइन का, इन पर्टिकुलर दो लाइंस का जो सॉल्यूशन है जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वो है 7,3। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens cost together 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. तो मान लीजिए एक पेंसिल की कॉस्ट है x और एक पेन की कॉस्ट है y। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? 5 pencils plus 7 pens is equal to 50. 5 pencils, 7 pens together cost 50. जबकि 7 pencils and 5 pens cost 46. अब इसको हम ड्रॉ करते हैं अपनी ग्राफ पर। तो हमारा है 5x plus 7y, 5x plus 7y is equal to 50 और 7y plus 5x is equal to 46। क्योंकि ये ना थोड़ा रैशनल नंबर्स में आएगा तो हो सकता है ग्राफ पे हम इतने अच्छे से ड्रॉ ना कर पाए, लेकिन मैं ट्राई करता हूं कि किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप ध्यान से एक चीज देखिए कि अगर मैं यहां पर अपने ट्रेडिशनल मेथड जो कि मैं अब तक फॉलो कर रहा था कि x की वैल्यू 0 रखी और y की वैल्यू 0 रखी और उससे मुझे x और y की वैल्यू मिल जाए, तो मैं इसमें क्या करूंगा, x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y हो जाएगा 50/7, क्योंकि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इस ग्राफ पे ड्रॉ करना। सिमिलर में नेक्स्ट इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y हो जाएगा 46/7 और अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x हो जाएगा 46/5, जो कि ग्राफ पे ड्रॉ करना काफी ट्रिकी है और मुश्किल है। इसलिए मैं एक ऐसा तरीका अपनाऊंगा जिससे कि मुझे एक होल नंबर फैक्टर मिल जाए मेरे x और y कोऑर्डिनेट्स में। तो आइए मैं देखता हूं वो तरीका हिट एंड ट्रायल है। तो हिट एंड ट्रायल तरीका कैसे देखते हैं? तो पहले इक्वेशन में 5x plus 7y is equal to 50, मैं अगर y को 0 रख दूं तो ये होगा 5x is equal to 50, यानी कि मेरे पास x की वैल्यू होल नंबर मिल जाएगी। वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पेयर हो गया। y मैंने रखा 0, x आ गया 10। अब मुझे अगर y की वैल्यू निकालनी है तो मुझे जो राइट हैंड साइड में नंबर है वो कुछ इस तरह का मिलना चाहिए कि अगर मैं x की वैल्यू कुछ रखूं वो 50 में से माइनस हो और वो नंबर 7 का मल्टीपल बन जाए। होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन नहीं तो मैं दोबारा क्लियर करता हूं। मुझे x की कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है जो कि 5 से मल्टीप्लाई होकर के जब मैं उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाऊं और वो 50 में से माइनस हो तो वो 7 का मल्टीपल हो। जैसे कि अगर मैं x को रखता हूं 3 तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50 और 7y हो जाएगा 50 माइनस 15 यानी कि 35 और y आ गया 5। ये मेरे लिए आसान है ड्रॉ करना ग्राफ पर। तो यानी कि जब x है 3 तो y है 5। होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा और आपको यही समझ में आया होगा कि मैंने ये क्यों किया है। सिंपली मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं ये चीज नहीं करूंगा तो मुझे x और y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फ्रैक्शंस में आएंगे, जो कि मेरे लिए इस पर्टिकुलर एक्सिस पे ग्राफ में ड्रॉ करना आसान नहीं होगा। जब हम आगे एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ मेथड करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी मेथड्स भी हैं, पर क्योंकि ये हम यहां पर ग्राफ मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इसलिए मैं कुछ ऐसी ट्रिक लगा रहा हूं जिससे कि मुझे ग्राफ पे ड्रॉ करने में पेन ना हो। अब सेम चीज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मुझे मान लीजिए x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे y की कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए होगी कि जब वो 7 से मल्टीप्लाई हो और राइट हैंड साइड में जाकर के 46 से माइनस हो जाए तो वो 5 का मल्टीपल आ जाए। तो यानी कि अगर मैं यहां पर देखता हूं कि 3 से मल्टीप्लाई करता हूं 7 को, यानी कि 7 इंटू 3, y की वैल्यू हो गई 3 प्लस 5x इज इक्वल टू 46, तो 5x हो जाएगा 46 माइनस 21 विच इज इक्वल टू 25, यानी कि x हो जाएगा 5। तो यानी कि जब y है 3 तो x है 5। क्योंकि अगर मैं y की वैल्यू 8 रख दूं तो ये हो जाएगा 7 इंटू 8 प्लस 5x इज इक्वल टू 46, यानी कि ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 46 माइनस 56, तो x हो जाएगा माइनस 10/5 विच इज इक्वल टू -2। तो यानी कि x है -2 तो y है 8। एक्चुअली ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है और मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड इस तरह से यूज किया। आप ऐसे और क्वेश्चंस देख सकते हैं, आपको समझ में आएंगे।
कि मैं क्या वैल्यू रखूं x और y की, जिससे कि जब x और y का जो टर्म है वो एक एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट होकर के राइट हैंड साइड में चला जाए और 50 या 46 से माइनस होने पर एक ऐसा नंबर आए जो कि 7 या 5 या 7। तो एक्चुअली में एक हिट एंड ट्रायल मेथड है जिसमें कि मैंने ट्राई किया कि मैं एक्स और वैल्यू की ऐसी वैल्यू लूं जिससे कि मैं उसको उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड पर ले जाकर के ऐसा नंबर बना दूं जो कि बचे हुए नंबर से डिवाइड कर सके इजीली। तो यानी कि मैंने ये कोएफिशिएंट्स निकाले हैं और अब हम ड्रॉ करते हैं ये कोएफिशिएंट्स नंबर लाइन पर। तो पहला नंबर है हमारे पास, तो x है हमारे पास 10, 2 4 6 8 10, तो 10,0 यानी कि फर्स्ट पॉइंट हो गया यहां पर। और सेकंड है 3,5, तो 2 और 3 यहां पर आएगा और है 5 यानी कि 5 आएगा कुछ यहां पर। तो हम तो इन दो लाइन को ज्वाइन करते हैं और देखते हैं कि लाइन कैसी आती है। ये लाइन आएगी कुछ इस तरह से। नेक्स्ट है x है 5, y है 3, तो जब x है 5, y है 3 अप्रोक्सीमेटली यहां पर, और जब x है -2 तो y है 8, x है -2 तो y है 2 4 6 8 यहां पर। तो आप देखेंगे कि जो पॉइंट जहां पे दोनों की दोनों लाइन कंसाइड कर रही हैं वो है x पर 5 और y पर 3, यानी कि ये पॉइंट हो जाता है नंबर ऑफ पेंसिल्स इज इक्वल टू 3 और पेन्स इज इक्वल टू 5। बहुत ही क्लियर ग्राफ नहीं आया है लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये ग्राफ आ चुका है। अब हम देखते हैं कि वैल्यूज पे रख करके, तो यहां पे हमने रखा x की जगह 3 और y की जगह हमने रखा 5, तो ये आ गया 50। और यहां पे भी रख के देख लेते हैं, x की जगह 3 और y की जगह 5, तो आ जाएगा आपका 46। तो इस तरह से हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिल गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमने अब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन पे एक पॉज ले रहा हूं इस वक्त, वो इसलिए क्योंकि फिफ्थ और सेवंथ क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर है जो कि हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो फिफ्थ और सेवंथ क्वेश्चन हम आज सॉल्व करते हैं और बाकी के जो 3 क्वेश्चन बचेंगे, सॉरी 4 क्वेश्चन बचेंगे, वो हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर। पहले बता दूं मैं आपको, एक रेक्टेंगुलर गार्डन जो होता है उसमें होती है लेंथ और विड्थ, और इसका पैरामीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। ये इसका फॉर्मूला है पैरामीटर का। अब वो ये कह रहा है कि लेंथ इज 5 मीटर मोर देन विड्थ। सपोज कीजिए उसकी लेंथ है, हम सिंपली लेते हैं L, आसानी से याद रहेगा, और विड्थ है W। तो वो कह रहा है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो पहली क्वेश्चन तो हो गई है। अब नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, यानी कि पैरामीटर है 2 टाइम्स ऑफ L प्लस W, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ L प्लस W का हाफ इज इक्वल टू 36। 2 से 2 कैंसिल, सेकेंड इक्वेशन आ गई L प्लस W इज इक्वल टू 36। तो फर्स्ट इक्वेशन है L इज इक्वल टू 4 प्लस W, जिसको हम लिख सकते हैं L माइनस W इज इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन है L प्लस W इज इक्वल टू 36। अब इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं क्योंकि अभी हमको ग्राफ का ही तरीका पता है बस, तो ग्राफ पे ड्रॉ करके देखते हैं इसको। तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि इसमें L और W के कोई टिपिकल कोफिशिएंट्स नहीं है, तो इसलिए हम इसको सिंपली लिखेंगे, जब L इज इक्वल टू 0 तो W इज इक्वल टू 36, जब W इज इक्वल टू 0 देन L इज इक्वल टू 36। सिंपल, इजी। When L is equal to 0 then W is equal to -4, when W is equal to 0 then L is equal to 4। मैंने ग्राफ को इस तरह का बनाया है क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 36 ड्रॉ करना है x और y एक्सिस पर, तो ये थोड़ा सा मुझे x पॉजिटिव एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस पे मुझे थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिए होगा। तो when L is equal to 0, L मान लीजिए है x और W है y, तो जब L है 0 तो y है 36, यानी कि L है 0 तो y है 36, और मान लीजिए हम एक मार्क को मान लेते हैं 4,
तो ये आएगा 9th पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां पर कुछ आएगा। और जब x है 36 तो y है 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमारी लाइन जो है वो बनेगी कुछ इस तरह की। और नेक्स्ट में l यानी कि लेंथ जिसको हमने x माना है जब है 0, तो वो पॉइंट है -4 आएगा कुछ यहां पर। और जब पॉइंट है 4 तो वैल्यू है 0, यानी कि पॉइंट है 4 तो वैल्यू है 0, यानी कि ये इक्वेशन कुछ आएगी इस तरीके की। और मैं ट्राई कर रहा हूं ये देखने की ये इक्वेशन कहां पे लाई करती है, और ये इक्वेशन जो है अप्रोक्सीमेटली लाई कर रही है, जो इंटरसेक्ट कर रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। और ये पॉइंट है 1 2 3 4 5, यानी कि x एक्सिस पर 20 और y एक्सिस पे 1 2 3 4 16, यानी कि ये पॉइंट है 20,16। अभी देख लेते हैं वैल्यू सही है या नहीं। 20 16 20 + 16 36, 20 / 16 इज 4। तो एग्जैक्टली आपकी लेंथ है 20 और विड्थ है 16 मीटर्स। यूनिट लेना जरूरी है यहां पे। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया इजीली। आपको बस ये देखना है यहां पे आपकी लर्निंग क्या है। आपकी लर्निंग ये है कि कोऑर्डिनेट्स देख करके आप देखिए कि आपको किस तरह से ग्राफ बनाना है। मैंने जब कोऑर्डिनेट्स देखे तो मुझे समझ में आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड में और नीचे की तरफ कोई बहुत ज्यादा स्पेस देने की जरूरत नहीं है। प्लस मेरे को यह समझ में आया कि मुझे स्केल क्या देना है। अगर मैं स्केल यहां पे 1 1 दे देता तो मेरा ग्राफ स्क्रीन पे बनता ही नहीं। तो इसलिए स्केल दिया मैंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर्स ऑफ लेंथ, और उसकी वजह से मेरा ग्राफ आराम से यहां पे रिप्रेजेंट हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है, और आपको ये समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन से आपको लर्निंग क्या मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7th क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन x - y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। Determine coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and the shade the triangular region। तो पहले हम ये एक्सिस जो हमको इक्वेशन दे रखी है इनके हम पॉइंट्स निकालते हैं और फिर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारी लास्ट क्वेश्चन से लर्निंग थी। तो हमारी इक्वेशन है यहां पे, इसको हम लिख सकते हैं सिंपली x + y इज इक्वल टू 1, और इसको लिख सकते हैं हम 3x + 2y इज इक्वल टू 12। हम देखते हैं पहली इक्वेशन, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 1, एंड जब y इज इक्वल टू 0 x है 1। तो हमको पता चल गया सिंपली। अब नेक्स्ट इक्वेशन आपको ध्यान है जो हमने सॉल्व किया था 5x और 7x वाला, उसी तरह से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन ये इजी है क्योंकि हमको पता है 12 जो है वो 3 और 2 दोनों का मल्टीपल है। तो ये आप सिंपली अगर 0 रख देंगे तो आसानी से आ जाएगा। देखते हैं करके, जब हम x को 0 रखते हैं तो y हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 12, y हो जाएगा 6, और जब हम y को 0 रखते हैं तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 12, यानी कि x हो जाएगा 4। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए, कोई बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, इसलिए हम इजीली 1 सेंटीमीटर को हम मान सकते हैं कि वो 1 के इक्वल ही है। लेकिन हम ड्रॉ करते हैं अपना पहले ग्राफ, और पहला पॉइंट है when x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1। लेकिन देखिए क्योंकि ये मुझे पता नहीं है कि पर्टिकुलर लाइन कहां पे इंटरसेक्ट होंगी, हमको ट्राइंगल निकालना है इसका, इसलिए मैं 1 सेंटीमीटर यहां पर जो है उसको मानता हूं 2 यूनिट्स। तो यानी कि 1 हो जाएगा 0.5, 6 हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा 2। तो x है 0 y है 1, तो जब x है 0 y है 1 तो यहां पे कुछ मार्क होगा, और जब x है 1 y है 0 तो यहां पे कुछ मार्क होगा। तो मैं इसकी एक एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं, और ये लाइन कुछ इस तरह की आएगी। दूसरा पॉइंट है x है 0 y है 6, तो यानी कि जब x है 0 तो y है 6, यानी कि यहां पर आएगा, और जब x है 4 y है 0, x है 4 तो y है 0, और इस लाइन को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, और ये लाइन कुछ आएगी इस तरीके से। और मैं देखना चाहता हूं कि ये दोनों के दोनों पॉइंट कहां पर मीट कर रहे हैं। तो जब मैं देखता हूं कि ये दोनों के दोनों पॉइंट कहां पर मीट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट है कुछ
यानी कि ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पर 10 और वाई एक्सिस पर -9। तो देखते हैं कि क्या ये 10 और -9 इन एक्सिस इक्वेशन में फिट बैठ रहा है। तो ये इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। यहां रखते हैं, यहां पे 10 और -9, एक्चुअली यस 10 - 9 इज 1, करेक्ट। और यहां रखते हैं 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू -9 विच इज इक्वल टू 30 - 18 आ गया 12, यानी कि इक्वेशन करेक्ट है। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि ये दोनों लाइन यहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और एक्स एक्सिस को कट कर रही हैं, उससे जो ट्राइंगल बन रहा है उसको हमको मार्क करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो जो ट्राइंगल बन रहा है वो ट्राइंगल है ये, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 10 - 9। दूसरा कोऑर्डिनेट है ये वाला यानी कि 4,0 और तीसरा कोऑर्डिनेट है 1,0। तो इस तरह से हमने निकाल ली है कोऑर्डिनेट्स तीनों पॉइंट्स के, जो कि ये लाइन एक्स एक्सिस पे कट कर रही हैं और इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। तो इस तरह से हमने अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है। अब बाकी बचे 2, 3, 4 एंड 6। तो ये 4 क्वेश्चन 2, 3, 4 एंड 6 हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे कि 2 लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स सॉल्व की जाती हैं। हम इस टॉपिक में अब तक ये समझ चुके हैं कि अगर हमारे पास 2 इक्वेशन दे रखी हैं जिसमें कि 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो उनको अगर हमको सॉल्व करना है तो ग्राफिकल मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम ये भी समझ चुके हैं कि 2 इक्वेशन कब से 1 सॉल्यूशन देती हैं, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देती हैं और कब नो सॉल्यूशन देती हैं। और आज जो हमारे लास्ट सेशन के बचे हुए कुछ क्वेश्चंस थे वो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा से रिवाइज करा दूं, जो कि हम क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो अगर आपके पास 2 इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2, और इन 2 इक्वेशंस के अंदर रेशियो ऑफ x वेरिएबल एंड y वेरिएबल दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो इसका मतलब यह है कि वो दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी और उनका एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा। तो यानी कि दे विल लाई एट 1 पॉइंट और उनका एक सॉल्यूशन होगा, और इनको हम कहेंगे कंसिस्टेंट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरा केस है अगर a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 यानी कि x, y और कांस्टेंट, इन तीनों का प्रोपोर्शन इक्वल है, तो इसका मतलब यह है कि वो दोनों लाइन सुपर इंपोज कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर, जिसको कि हम वर्ड यूज कर रहे हैं कंसाइड। और इस केस में क्योंकि वो दोनों लाइन एक दूसरे को सुपर इंपोज कर रही हैं, इसलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, जिसको कि हम कहेंगे डिपेंडेंट। ध्यान रखिए, डिपेंडेंट भी कंसिस्टेंट का ही एग्जांपल है। कंसिस्टेंट के अंदर आपके पास एक सॉल्यूशन है, डिपेंडेंट के आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, लेकिन जिस पर्टिकुलर पेयर ऑफ लाइंस में सॉल्यूशन निकलते हैं वो कंसिस्टेंट कहलाती है। डिपेंडेंट सिर्फ उसका एक टाइप है। जबकि थर्ड टाइप की इक्वेशन अगर आपके पास मिलती है जिसमें कि a1 by a2, b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, मतलब x और y के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका प्रोपोर्शन तो सेम है, पर वो प्रोपोर्शन कांस्टेंट के प्रोपोर्शन के इक्वल नहीं है, तो उसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। और इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है, क्योंकि दोनों की दोनों लाइन पैरेलल है, और ये चीज है जो हम कहते हैं इनको पैरेलल लाइंस। तो होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होती है लाइंस, और इन पर्टिकुलर पेयर ऑफ लाइंस को आइडेंटिफाई करने के लिए किस तरह से हम x, y और कांस्टेंट के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको प्रोपोर्शन लेते हैं और डिफरेंट कंडीशंस में हमको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो आपको अगर ये चीज समझ में आ गई है तो इसके बाद हमारे जो बचे हुए क्वेश्चन थे लास्ट सेशन से, हम उनको आज स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by c2 and c1 by c2, find out whether the line representing the following pair of linear equations intersected a point are parallel or coincident। तो यानी कि हमको सिंपली इनके x कोएफिशिएंट, y कोएफिशिएंट और कांस्टेंट का प्रोपोर्शन निकालना है, और जो अभी हमने कंडीशन समझी है उसके बेस पे बताना है कि ये लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, पैरेलल है या फिर एक दूसरे को ओवरलैप करती है, यानी कोइंसिडेंट है। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं जो कि है 5x - 4y इज
प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये है A5 है A1, माइनस 4 है B1 और 8 है C1, 7 है A2, 6 है B2 और माइनस 9 है C2। तो देखते हैं 5/7 इज A1 by A2, माइनस 4/6 इज B1 B2 और 8/9 इज C1 एंड C2। देख सकते हैं यहां पे कि A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2, यानी कि ये आइडियल केस है कंसिस्टेंट का, और ये दोनों लाइंस एक पॉइंट एग्जैक्टली एक पॉइंट पर लाई कर रही हैं। तो मैं इसको लिख दूंगा कंसिस्टेंट यानी कि C। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और सेकंड है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो A1 by A2 हो जाएगा 9/18, B1 by B2 हो जाएगा 3/6 और C1 by C2 हो जाएगा 12/24। अगर हम देखें तो A1 और अगर हम देखेंगे सिंप्लीफाई करना तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि तीनों के तीनों A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 इक्वल है। तो यानी कि ये लाइन है डिपेंडेंट और ये एक दूसरे को सुपर इंपोज कर रही है, तो इसको हम कहेंगे कोइंसिडेंट। तो पहली लाइन है हमारे पास 1 पॉइंट, दूसरी है कोइंसिडेंट। अब देखते हैं थर्ड लाइन का फेट क्या आता है, और थर्ड लाइन के फेट के लिए जो इक्वेशंस हमारे पास हैं वो है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और 2xy प्लस 9 इज इक्वल टू 0। A1 by A2 हम लिखते हैं 6/2 माइनस 3/-1 एंड 10/9। आप देख सकते हैं ये हो जाता है 3 इज इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू 10/9। दैट मींस A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 बट नॉट इक्वल टू C1 by C2, और इसलिए ये हो जाएंगी इनकंसिस्टेंट, और यानी कि ये है पैरेलल और यहां मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे, तो ये हम कह सकते हैं इनकंसिस्टेंट पैरेलल। तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by A2, B1 by B2 एंड C1 by C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ध्यान रखिए यहां पे डिपेंडेंट नहीं दिया है उसने, ये पूछ रहा है सिर्फ कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई लाइन डिपेंडेंट है यानी कि कोइंसाइड कोइंसिडेंट है, उसके इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, तो वो भी कंसिस्टेंट का ही पार्ट होगी। तो आइए देखते हैं। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधे A1 by A2 करके लिखता हूं सीधे। तो पहला क्वेश्चन है 3x plus 2y is equal to 15 और 2x minus 3y is equal to 7। तो A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 हो जाएंगे 3/2, 2/-3 और 5/7। और आप देख सकते हैं ये तीनों के तीनों ही इक्वल नहीं है, इसका मतलब पहला क्वेश्चन है कंसिस्टेंट। दूसरा देखते हैं 2x minus 3y is equal to 8 and 4x minus 6y is equal to 9। तो ये जाएगा 2/4 minus 3/-6 and 8/9, यानी कि हो जाता है 1/2, 1/2 is not equal to 8/9। इसका मतलब ये दोनों की दोनों लाइन पैरेलल्स हैं और इसलिए ये हो जाता है इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 एंड 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। इसको मैं इजी करने के लिए पहले लिख लेता हूं 3x/2 प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा 3, तो क्योंकि मैं इसका एलसीएम निकाल लेता हूं, ये हो जाएगा 18x प्लस 10y इज इक्वल टू 42। और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, यानी कि मैं लिख सकता हूं 18/9, 10/-10 एंड 42/14। और देख सकते हैं आप ये तीनों के तीनों इक्वल नहीं हैं, और सिंपली बिकॉज A1 by B1 एंड A1 by A2 एंड B1 by B2 इक्वल नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन भी है कंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन।
5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 बाय माइनस 10, सेकेंड है माइनस 3 बाय 6 और लास्ट है 11 बाय माइनस 22। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1/2, ये भी है माइनस 1/2 और ये भी है माइनस 1/2। तो तीनों के तीनों क्योंकि ये इक्वल हैं इसलिए ये डिपेंडेंट हैं, और जैसे मैंने बताया था डिपेंडेंट भी कंसिस्टेंट ही होते हैं। तो ये इक्वेशन है कंसिस्टेंट, जो कि सुपर इंपोज कर रही है या फिर कोइंसिडेंट है। और हम पढ़ते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, जिसको कि हम सिंपली लिख सकते हैं एलसीएम लिख करके 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24, और सेकंड है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा 4/2, 6/3, 24/12, और इसको तीनों को देखेंगे तो 2, 2, 2 तीनों के तीनों इक्वल हैं, इसलिए ये पर्टिकुलर लाइन भी है डिपेंडेंट या फिर कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको भी हम लिख देंगे कंसिस्टेंट। तो यानी कि आप देख सकते हैं इन पर्टिकुलर एग्जांपल में से 5 में से 4 कंसिस्टेंट है और 1 कंसिस्टेंट नहीं है। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो सेकंड और थर्ड हमने कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो आइए देखते हैं। पहला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। पहले हम इन पर्टिकुलर क्वेश्चन में से देख लेते हैं कंसिस्टेंट कौन से हैं, उसके बाद हम ग्राफिकल एक साथ कर लेंगे। तो पहला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो सिंपल लिखते हैं 1/1, 1/2, 1/2 एंड 5/10। और देखते हैं हम कि ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। आप देख सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट हैं बिकॉज दे आर डिपेंडेंट, यानी कि दोनों की दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, तो ये डिपेंडेंट है। तो इसको हम लिखते हैं C। सेकंड क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, यानी कि हो जाएगा 1/3 माइनस 1/-3 एंड 8/16। दैट मीन्स 1/3 इज इक्वल टू 1/3 बट नॉट इक्वल टू 1/2, यानी कि ये दोनों की दोनों इक्वेशंस पैरेलल हैं, और इसको हम लिखेंगे IC, इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, वो है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4। इसको लिख सकते हैं 2/4, 1/-2 एंड माइनस 6/-4। तो ये हो जाएगा 1/2, 1/-2 एंड 3/2। तो यानी कि यही इक्वल नहीं है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए यह आंसर है कंसिस्टेंट। और लास्ट देखते हैं जो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वो है 2x माइनस 2y माइनस 2, 4x माइनस 4y माइनस 5, यानी कि 2/4 माइनस 2/-4 एंड माइनस 2/-5। और आप सिंपली देख सकते हैं ये है 1/2 which is equal to 1/2 but not equal to minus 2/5, यानी कि 2/5, इसलिए ये इक्वेशन भी है a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2। तो लास्ट क्वेश्चन भी हमारे लिए है इनकंसिस्टेंट। अब इनको हम ग्राफ पे ड्रॉ करके फटाफट देख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो हम इसको सीधा अपना बॉक्स ड्रॉ करेंगे पहले। x एंड y, पहले दूसरी इक्वेशन के लिए x और y। तो पहली इक्वेशन में जब x 0 है तो y है 5, और जब y 0 है तो x है 5। दूसरी इक्वेशन के अंदर जब x है 0 तो y है 5, और जब दूसरी इक्वेशन के अंदर x है y है 0 तो ये है 5, यानी दोनों एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये इक्वेशन, पहले अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम जल्दी से, और उसके बाद ये पॉइंट डालते हैं कि जब x है 5, 1 2 3 4 5,
तो जब x है 5 1 2 3 4 5 तो y है 0, और जब y है 5 1 2 3 4 5 तो x है 0। तो अगर हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो हमको लाइन मिल जाएगी अपनी, और ये है हमारी लाइन। और क्योंकि दूसरा पॉइंट भी एग्जैक्टली सेम है, हमको पता है कि दोनों लाइन इस पे सुपरइंपोज कर रही हैं, तो यही लाइन हमारी 2x + 2y = 10 की भी होगी। तो ये बहुत ही इजी और सिंपल था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये दो इक्वेशन हमने लिख ली है, 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। सिंपली x को 0 और y को 0 पुट करके देखते हैं। तो पहली इक्वेशन, जब y को हम 0 पुट करेंगे, जब पहली इक्वेशन में y को पुट करेंगे 0 तो x हो जाएगा 3, और जब हम x को पुट करेंगे 0 तो y हो जाएगा 6। सेकेंड इक्वेशन के अंदर जब हम y को 0 रख रहे हैं तो x हो जाएगा 1, और जब x को हम 0 रख रहे हैं तो y हो जाएगा -2। तो आइए ड्रॉ करते हैं अपने दोनों पॉइंट्स। पहला है x = 3 तो y है 0, x है 3 1 2 3 तो y है 0, जो कि ये वाला पॉइंट है। और जब y है 6 तो x है 0, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये वाला पॉइंट। तो अगर इनको हम ज्वाइन कर दें तो ये लाइन हमारी कुछ आएगी इस तरह की। और दूसरा पॉइंट है when x = 1 y = 0, यानी कि ये वाला पॉइंट, और when x = 0 y = -2, यानी कि ये वाला पॉइंट। तो अगर हम इन दो लाइन को भी ज्वाइन कर दें तो ये लाइन कुछ आएंगी इस तरीके से। और आप देखेंगे कि ये दोनों की दोनों लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो कि x है 2 और y भी है 2, यानी कि x और y 2 हो जाते हैं। देख लेते हैं कि इक्वेशन में फिट होते हैं या नहीं। तो अगर हम x यहां पे 2 रखते हैं और y यहां पे 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 6 + 2 - 6 0, यस। और जब इस इक्वेशन में रखते हैं तो ये हो जाएगा 8 - 4 = 0। तो यानी कि हमारा 2 = 2 आंसर सही है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, क्योंकि 5th क्वेश्चन ऑलरेडी हम लास्ट सेशन में कर चुके हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है 2x + 3y - 8 = 0। तो आइए देखते हैं। अगर आपको कंसिस्टेंट लिखना है, पहले तो कंसिस्टेंट बताया था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि हम कुछ भी ऐसी इक्वेशन लिख सकते हैं जिसमें कि a1/a2 की रिलेशनशिप सेम ना हो। तो लिखता हूं 3x + 4y - 8 = 0। अब देखिए a1/a2 दैट मींस 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/4। सिंपल, बहुत ही इजी था। कुछ भी इक्वेशन आप लिख सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है, देखते हैं। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, बट सिर्फ कांस्टेंट चेंज करना है। तो ये जाएगा 2x + 3y + 8 = 0। आप देखिए ये हो जाता है 2/2, 3/3 दोनों इक्वल है, -8/8 यानी कि -1 इक्वल नहीं है। तो ये हो गया इनकंसिस्टेंट। और लास्ट हम लिखते हैं डिपेंडेंट, जिसके अंदर a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों सेम होंगे प्रोपोर्शन। तो मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मान लीजिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये जाएगा 4x + 6y - 16 = 0। तो इस तरह से मुझे तीनों इक्वेशन मिल गई हैं, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट। ये है इंटरसेक्टिंग, ये है इंटरसेक्टिंग, ये है पैरेलल और ये है कोइंसिडेंट। होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। जैसे कि मैंने कहा कि ये मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है, इसके अलावा भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस हो सकती हैं जो कि इस तरह की बन जाए। तो आपको भी देखना है कि कौन सी इक्वेशन आप बनाते हैं। जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वही आपको कॉपी करना है, आप अपनी इक्वेशन बनाइए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो अगर आपको ग्राफ का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि दो लीनियर इक्वेशन विद 2 डिफरेंट वेरिएबल्स को किस तरह सॉल्व करते हैं ग्राफ से, अगर वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ग्रेट। पर प्रॉब्लम क्या है ग्राफ मेथड में,
सबसे बड़ी प्रॉब्लम ग्राफ मेथड में होती है कि आपको अगर कुछ पॉइंट्स मिल जाए √2, √3 टाइप, 5/13, 7/19, 1.37, 2.39, तो ये ग्राफ पे ड्रॉ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपके लिए फाइनल आंसर निकालना तो और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए ग्राफ मेथड जो है वो एक बहुत ही वेल एक्सेप्टेड मेथड नहीं है, सिर्फ तरीका समझाया जाता है जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। पर रियल लाइफ सर्कमस्टांसेस के अंदर प्रैक्टिकल वेज में ग्राफिकल मेथड कोई यूज नहीं करता है दो लीनियर इक्वेशन इन डिफरेंट वेरिएबल्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए। उसके लिए दो डिफरेंट अदर मेथड्स हैं और पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और मैं बताऊंगा सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, और दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड समझेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के अनसॉल्व्ड एग्जांपल करेंगे और अगर टाइम मिलेगा तो हम एलिमिनेशन भी करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब यह है कि आपके पास अगर दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो हम एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 से हम निकालेंगे x की वैल्यू, तो वो हो जाएगी c1 माइनस b1y डिवाइड बाय a इज इक्वल टू x। इस इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाली और यही हम वैल्यू दूसरी इक्वेशन में लिख देंगे, यानी इंटू c1 माइनस b1y प्लस डिवाइड बाय a प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने ये पूरा का पूरा इक्वेशन x इज इक्वल टू c1 माइनस b1y बाय a 1 उठा करके मैंने पूरा का पूरा यहां पर रख दिया है। अब आप देखिए इस इक्वेशन में क्या हुआ, इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वो वेरिएबल है y। पहले इसमें दो वेरिएबल थे x और y, अब सिर्फ एक वेरिएबल है। आपको पता है कि अगर एक इक्वेशन के अंदर सिंगल वेरिएबल हो तो उससे आप उस वेरिएबल की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो ये मेथड है सब्स्टिट्यूशन, मतलब आप दूसरी इक्वेशन के अंदर फर्स्ट इक्वेशन से निकाले हुए वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और इस तरह से आप सेकंड इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं विद ओनली वन वेरिएबल। होप आपको तरीका समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या कह रहा हूं, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है क्योंकि ये पूरा एल्जेब्रिक फॉर्म में है, एक्सप्रेशन में है, मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगा तरीका इसको सॉल्व करने का, और हम लेंगे आपकी बुक के सॉल्व क्वेश्चंस और वन बाय वन उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको किस तरह से हेल्प करता है और कितना इजी है एज कंपेयर टू द ग्राफिकल मेथड। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपकी बुक का सॉल्व क्वेश्चन है। तो आइए सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन जो कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का फर्स्ट सॉल्व क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। दो इक्वेशन दे रखी हैं और लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो सेकेंड इक्वेशन से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो निकलेगी इन अ वेरी सिंपल वे, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, और यही इक्वेशन मैं उठा करके रख दूंगा अपनी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। मतलब मैं x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y सब्स्टिट्यूट कर दूंगा सेकेंड इक्वेशन के अंदर, तो ये हो जाएगा 7 इंटू x की वैल्यू रखने पर 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। एक्सपेंड करते हैं, 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स माइनस 29y इज इक्वल टू माइनस 19। y की वैल्यू यहां पे आ जाएगी y इज इक्वल टू 19 बाई 29। आप देख सकते हैं कि वो कितना इजीली ये वैल्यू मिल गया है 19 बाई 29। लेकिन अगर यही चीज मुझे ग्राफ से करनी होती तो मैं इसको शायद कभी नहीं कर पाता। तो आइए हमने y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करनी है x के अंदर, तो हम x को लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू
19/29, जो कि हो जाएगा 87 माइनस 38/29, 49/29। तो इन दो इक्वेशन से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है। x इज इक्वल टू 49/29 एंड y इज इक्वल टू 19/29। सिंपल, इजी एंड क्विक। तो होप आपको यह तरीका समझ में आ गया होगा कि हमने इसको कैसे निकाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम्स में आते हैं और बहुत जरूरी है कि आप इसको समझें और उसके बाद इससे अपने इक्वेशन बनाएं। बहुत से लोगों को घबराहट होती है ऐसे क्वेश्चन देख करके, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता लैंग्वेज क्या है, क्या ऐसे करना है। लेकिन मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा कि किसको किस तरह से सॉल्व करना है। आप बस मुझे ध्यान से सुनिए और समझिए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, Solve the following question. Aftab tells his daughter 7 years ago. आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, एगो। एगो मतलब पहले, इसका मतलब माइनस। I was 7 times as old as you were then. इसका मतलब ये है कि आफ्ताब आज से 7 साल पहले अपनी बेटी से 7 टाइम्स ओल्डर था। पहली इक्वेशन बन गई है। देखते हैं इसको हम कैसे लिखते हैं नंबर अलजेब्रा की फॉर्म में, पर अभी पहले वर्ड समझ लेते हैं। ऑल्सो 3 years from now, आप इसकी जगह कभी कभी देखेंगे 3 years from hence, 3 years from now, मतलब आज से 3 साल बाद। 3 साल बाद उसकी एज तो बढ़ी जाएगी ना, यानी कि आज की जो एज है उसमें 3 years प्लस। आई शैल बी 3 times as old as you will be, यानी कि आज से 3 साल बाद, यानी कि जब मेरी एज में 3 years ऐड हो जाते हैं तो मैं आपसे 3 साल बड़ा होऊंगा। अब वो पूछ रहा है कि आप बताइए कि दोनों की दोनों इक्वेशन जो है उनसे आपको आफ्ताब और उसकी बेटी की एज निकालनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो पहले हम इक्वेशन बनाते हैं। तो पहला है 7 years ago आई वाज 7 times as old as you were then। तो अगर सपोज कीजिए आफ्ताब की एज x है और डॉटर की एज y है, तो आफ्ताब कह रहा है 7 years ago। तो 7 years ago आफ्ताब जो है उसकी एज होगी x-7 और उसकी बेटी की एज होगी y-7। अब अगर मुझे 7 years पहले आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज को इक्वल करना है, तो वो कह रहा है आई वाज 7 times old as you, यानी कि इसको अगर मुझे इक्वल करना है तो इसके आगे मुझे 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x-7 y-7 आफ्ताब और आफ्ताब की बेटी की 7 साल पहले की उम्र है, और जब मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं आफ्ताब की बेटी का 7 years ओल्ड एज, तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाती है। तो ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। अब वो कह रहा है फ्यूचर में 3 years, यानी कि उसकी एज 3 years बढ़ गई है। तो दूसरी इक्वेशन हो जाएगी x+3 और y+3। ये है आफ्ताब की आज से 3 साल बाद की एज, और ये है उसकी बेटी की आज से 3 साल बाद की एज। तो लेकिन अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है तो मुझे उसकी बेटी को एज को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हो गई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो पहली इक्वेशन तो हो जाएगी x-7 इज इक्वल टू 7y-7, 7y को लिखूंगा 7y-7 को लिखूंगा 7y-49। तो अगर मैं 7y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊं तो ये हो जाएगा x-7y, और इस -7 को मैं पॉजिटिव साइड में ले आऊं तो ये हो जाएगा -42। पहली इक्वेशन तो ये बन गई। और दूसरी इक्वेशन में मैं 3 into y+3 है, इसको लिखता हूं 3y+9, और मैं 3y को दूसरी तरफ ले जाता हूं तो ये हो जाएगा x-3y इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से मुझे दो इक्वेशन मिल गई हैं, x-7y इज इक्वल टू -42 एंड x-3y इज इक्वल टू 6। अब वो कह रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से मुझे को सॉल्व करना है। तो मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूं x इज इक्वल टू 6 + 3y, और मैं इस इक्वेशन को x इज इक्वल टू 6 + 3y को इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। वो हो जाएगा x6 + 3y -7y इज इक्वल टू -42। सिंपली सॉल्व करने पर हो जाएगा -4y इज इक्वल टू -48 एंड y इज इक्वल टू 12। तो इसका मतलब आफ्ताब की बेटी की एज है 12 इयर्स, और आफ्ताब की एज अब मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर इक्वेशन y की वैल्यू को यहां पुट कर दूंगा। तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 + 3 into 12 विच इज इक्वल टू 42, यानी कि आफ्ताब की एज है 42, उसकी बेटी की एज है 12। अभी चेक भी कर सकते हैं,
x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3, यानी कि आज से 3 साल बाद आफ्ताब अपनी बेटी की एज का 3 टाइम्स होगा। तो मैं इसको 3 कर लो, तो 3 के बाद इसकी एज हो जाएगी 15 और इसकी एज हो जाएगी 45, और 15 3 45, यानी कि 3 इयर्स के बाद आफ्ताब जो है अपनी बेटी की एज का 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये मैंने सिंपली चेक भी कर लिया। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। In a shop, the cost of 2 pencils and 2 eraser is 9 rupees, and the cost of 4 pencils and 6 eraser is 18. Find the cost of each pen and pencil and eraser. तो मान लेते हैं सिंपली पेंसिल की जो कॉस्ट है, 1 पेंसिल की कॉस्ट है x और 1 इरेजर की कॉस्ट है वो है y। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब आप देखिए जरा कि ये इक्वेशन हो कैसी रही है। आप अगर इक्वेशन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा देख करके। ध्यान से देखिए दोनों इक्वेशंस, a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2, 2 बाय 4, 3 बाय 6, 9 बाय 18, और ये तीनों के तीनों हैं 1 बाय 2, 1 बाय 2, 1 बाय 2। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वेशंस डिपेंडेंट हैं, कोइंसिडेंट है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल में x और y की इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है। और आपको इसके अंदर लिखना होगा, क्योंकि यहां पे a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, इसलिए इन दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन है इनफाइनाइट, और वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसलिए यहां पे ही हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एंड करना होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मली ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपसे हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं। लेकिन मैं अगर एग्जामिनर होता और पेपर सेट करता तो शायद इस तरह के क्वेश्चन ना पूछ करके आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता जिसके अंदर की एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन निकल जाए, जिससे कि मैं टेस्ट कर सकूं कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है या नहीं, और आप 2 इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या नहीं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपको जो एनसीईआरटी बुक के अंदर सॉल्यूशन दे रखा है वो कुछ डिफरेंट है। तो आपको बताता हूं, जबकि मैं आपको बता चुका हूं कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन से मुझे पता है इनफाइनाइट आंसर्स आएंगे, लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी बुक में सॉल्यूशन दे रखा है मैं आपको वो भी समझा देता हूं, और वो भी आपको पता होना चाहिए किस तरह से सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो पहले आप ये कर दीजिए a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, और उसके बाद फिर आप ये चीज भी कीजिए। तो इससे मुझे मिलेगा x की वैल्यू है 9 माइनस 3y by 2, और मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं यहां पर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9 माइनस 3y by 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। 2 2 जा 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 18 माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। और देख सकते हैं 6y कैंसिल, ये हो गया 18 इज इक्वल टू 18। जब ये आ जाता है तो मुझे समझ में आता है कि यस इट इज करेक्ट, इट इज ट्रू, दस इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और अगर आपके पास ये दोनों नंबर इक्वल नहीं आते हैं, मतलब यहां 18 की जगह कुछ 6 आ जाए, दैट मींस 6 इज नॉट इक्वल टू 18, तो इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और अभी आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मैं क्या बात कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि 7th क्वेश्चन है, अनसॉल्व क्वेश्चन। 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. Will the rails cross each other? थ्योरेटिकली मुझे पता है कि रेल्स यानी कि ट्रेन की पटरियां कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करती हैं, दोनों की दोनों पैरेलल चलती हैं। लेकिन मुझे यहां पर इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करके ये देखना है कि ये दोनों कभी मीट करेंगी या नहीं। तो फर्स्ट तरीका तो ये है कि मैं a1 by a2, b1 by b2 और नॉट इक्वल टू c1 by c2 प्रूव कर दूं। पहला चीज तो ये है, और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड तो है ही। लेकिन मैं पहले इससे ट्राई करता हूं। तो मेरे पास इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मैं देखता हूं यहां पर 1 by 2, 2 by 4 माइनस 4 by 12, ये हो जाता है 1 by 2
इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/3। तो यानी कि ये दोनों की दोनों इक्वेशन पैरेलल है, जो कि मैंने इससे प्रूव कर लिया। लेकिन जैसा कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, यहां से हम करके देखते हैं। x की वैल्यू है -4 -2y। बाय द वे, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, वो आपसे ये नहीं कहेगा कि प्लीज सॉल्व दिस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, वो आपसे बस यही क्वेश्चन पूछेगा। तो उस क्वेश्चन में अगर आपने ये लिख दिया, आंसर सफिशिएंट है, आपने प्रूव कर दिया कि दोनों की दोनों लाइन पैरेलल है। लेकिन क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में इस तरह सॉल्व कर रखा है, मैं आज चाहता हूं कि आपको ये भी पता हो तरीका। अब यहां से हम निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू 4 - 2y, और ये वैल्यू हम यहां पर रख देंगे। ये और इसको, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 4 - 2y प्लस 4y - 12 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं। 8 - 4y प्लस 4y - 12 इज इक्वल टू 0। 4y से 4y कैंसिल, ये हो जाता है -4 इज इक्वल टू 0। वो जो ट्रू नहीं है, -4 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब देयर आर नो सॉल्यूशंस फॉर दीज इक्वेशंस एंड दस दीज इक्वेशंस आर पैरेलल एंड इनकंसिस्टेंट। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन कभी भी मीट नहीं करेंगी। तो आपको सब तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी समझ में आ गया होगा, और आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होंगी कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 में क्या रिलेशन होता है, तब कौन सी दो लाइंस पैरेलल होती हैं, कौन सी दो लाइन कोइंसिडेंट होती है, कौन सी दो लाइन एक पॉइंट पे मीट करती हैं और आंसर बनाती हैं। तो हम यहां पे लेते हैं आज पॉज, और हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के जो आपकी एनसीईआरटी बुक के अनसॉल्व क्वेश्चन है वो सॉल्व करूंगा। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज ये वीडियो अच्छे समझ लीजिए, देख लीजिए और ट्राई कीजिए जो आपके अनसॉल्व क्वेश्चन से सॉल्व करने का, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और जो आपके क्वेश्चंस के डाउट्स हैं वो भी सामने आ जाए और आप उनको यहां पे पुटअप कर सके। तो हमारी 3.2 एक्सरसाइज के अनसॉल्व क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यानी कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई x माइनस वाई 14 4। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक इक्वेशन से आपको वैल्यू निकालनी है x या y की, जो भी आपको आसान पड़े, और दूसरे इक्वेशन में उसकी वैल्यू रख देनी है। तो मैं सेकंड इक्वेशन से निकालता हूं, y की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 4, और इस इक्वेशन की वैल्यू को मैं यहां पे रख देता हूं। तो ये हो जाएगा x की जगह y की जगह x माइनस 4, तो x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 14। दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 18 एंड x इज इक्वल टू 9। तो x 9 मिल गया है, तो y इज इक्वल टू x माइनस 4 विच इज 9 माइनस 4 यानी कि 5। तो x कॉमा y मेरे हो जाते हैं 9 कॉमा 5। आसान क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन, सिक्सर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल टू 6। जहां भी आपको ऐसा इरेशनल सा नंबर दिखाई दे, पहले उसको आप सिंपल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 6 का मैं लूंगा एलसीएम, ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6, यानी कि 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6, चला जाएगा 36। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई ये, और सेकंड इक्वेशन हो गई ये। अब मैं सिंपली इस इक्वेशन से s की वैल्यू t प्लस 3 निकाल करके इस इक्वेशन में रख दूंगा, और यहां से आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ t प्लस 3 इज ई प्लस t3 इज इक्वल टू 36। दैट मीन्स 2t प्लस 6 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, दैट मीन्स 30। सो t इज इक्वल टू 6। मेरा फर्स्ट आंसर आ गया, t इज इक्वल टू 6। अब मैं 6 को यहां पे रख दूंगा, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 6 प्लस 3, दैट मीन्स 9। तो यानी कि मेरे x कॉमा y, या फिर मैं कह सकता हूं s कॉमा t इज इक्वल टू 9 कॉमा 6, और ये आ गया मेरा सेकंड का आंसर। आइए क्या बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू
3x माइनस y इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। आप कहेंगे मैंने येलो इंक से क्यों लिखा है? येलो इंक से लिखने का ये क्वेश्चन मेरा एक स्पेशल पर्पस है, क्योंकि जैसे मैंने क्वेश्चन देखा मुझे समझ में आ गया a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, which is 3 by 9 minus 1 by minus 3 and 3 by 9. That means 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3 तीनों इक्वल है। इसका मतलब ये इक्वेशंस जो है इनकंसिस्टेंट हैं और इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने के मुझे क्या करना होगा? मुझे करना होगा पहले इन इक्वेशन को सॉल्व, और मुझे पता है कि दो वैल्यूज आएंगी जो दोनों इक्वल होंगी। तो आइए देखते हैं वो कैसे होगा। पहले मैं मान लेता हूं यहां से निकाल लेता हूं मैं y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 और ये मैं रख देता हूं इसके अंदर। तो हो जाएगा 9 टाइम्स x माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। ओपन करने पर 9x माइनस 9y प्लस 9 इज इक्वल टू 9। 9x से 9x कैंसिल, 9 इज इक्वल टू 9। दैट प्रूव्स दे आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्या हैं? वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ x y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, और आपको इस तरह से ये आंसर लिखना है। तो पहले आपको लिखना है a1 by a2, b1 by b2, b1 c1 by c2, इनको इक्वल प्रूव करना है, फिर बताना है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, और नेक्स्ट स्टेप में आपको ऐसे लिखना है और बताना है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या है? y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ध्यान रखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन या सॉल्यूशन में आपको दो रैशनल वैल्यूज या इंटीजर वैल्यूज नहीं मिलेंगी। आपको मिलेगी एक अलजेब्रिक इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x माइनस t, जिसमें आप लिखेंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x y विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और यही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, और आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ये एग्जैक्टली किस स्टेप में करना है जिससे कि आप फुल मार्क्स लेके आ सके एग्जाम में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। डेसिमल देख के घबराना नहीं है पहली चीज, क्योंकि बहुत ही इजी है। आप कीजिए मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशंस बोथ साइड्स बाय 10। क्यों मैंने 10 किया? जब मैं 10 करूंगा तो ये 0.2 हो जाएगा 2, 0.3 हो जाएगा 3, 1.3 हो जाएगा 13। सीधे मेरे को न्यूमेरिकल नंबर वैल्यू मिल जाएंगी। तो ये इक्वेशन हो जाएंगी, दोनों इक्वेशन मल्टीप्लाई करने के बाद 10 से ये हो जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब सिंपली आप एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लीजिए। मान लीजिए मैं इसे निकाल लेता हूं। इसका मतलब x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाय 2 हो जाएगा 4 टाइम्स 13 माइनस 3y बाय 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 से कैंसिल करके ये हो जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, दैट मींस y इज इक्वल टू 3। तो y तो मुझे मिल गया यहां पर। अब मैं इसी y को यहां पर रख देता हूं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहां लिखता हूं उसको मैं, ये हटा देता हूं। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, जब मैं यहां पे रखूंगा y की वैल्यू 3, तो 13 माइनस 3 इंटू 3 बाय 2 विच इज इक्वल टू 9 4 2। तो यानी कि आंसर इसका आया x, y इज इक्वल टू 2, 3। तो आंसर है 2, 3 इस पर्टिकुलर इक्वेशन का। होप आपको ये आंसर भी समझ में आ गया होगा। देखा आपने कि डेसिमल होने पर घबराना नहीं है, आसानी से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके इसको पहले हटाना पड़ेगा, हाँ हट गया सब कुछ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है इर्रेशनल नंबर। तो सिंपल वैसे ही होगा, पर ये बहुत ही इजी टाइप का है। 2√2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0,
और अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। तो पहले आपको बता दूं कि अगर किसी भी दो लीनियर इक्वेशन जिनको आप सॉल्व कर रहे हैं उनके अंदर कांस्टेंट टर्म्स यानी कि C1 और C2 दोनों के दोनों 0 हैं, तो उनका कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन होगा 0,0। ये होगा ही होगा हर हाल में। तो अगर मैं इसको सॉल्व ना भी करना चाहूं तो भी मुझे पता है कि 0,0 आएगा, लेकिन क्योंकि उसने कहा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा। इक्वेशन से निकाल लूंगा x की वैल्यू, तो x हो जाएगा अंडर रूट 8/3y, और मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट x/3y प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, तो हो जाएगा अंडर रूट 16, यानी कि अंडर रूट 16 हो जाएगा 4/√3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 3/√3y इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 7/√3y इज इक्वल टू 0, और y हो गया 0। मैं खींच रहा था लेकिन हाँ, y तो 0 ही आना था। और अगर मैं इसी y की वैल्यू 0 को यहां पे रख दूंगा तो मुझे x भी मिल जाएगा 0, यानी कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में x, y इज 0,0, और ये आपका हो गया है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का आंसर। तो आपको ध्यान रखना है कांस्टेंट टर्म्स अगर दिख जाती है 0, दोनों की दोनों, तो आंसर आपका 0 आना ही है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैशनल नंबर में 3x माइनस 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2, और है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन को हम नंबर अपने इंटीजर्स में कन्वर्ट करने के लिए हो जाएगा 9x। मैं सीधे एलसीएम वगैरह नहीं ले रहा हूं, सिंपल चीज है, आप कर लेंगे, इज इक्वल टू -12, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब मैं अपनी सेकंड वाली इक्वेशन से निकालता हूं x की वैल्यू, जो कि आएगी x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2, और इस इक्वेशन को मैं इसमें रख दूंगा। नेक्स्ट पेज पे लेता हूं। तो ये मेरी इक्वेशन है जिसके अंदर मुझे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं इस इक्वेशन के अंदर, तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12। तो आंसर हो जाएगा 117 माइनस 27y माइनस 20y इज इक्वल टू -24। दैट माइनस 47y इज इक्वल टू -24 माइनस 117 विच इज इक्वल टू -141। तो y हो जाएगा 141 माइनस डिवाइड बाय -47 विच इज इक्वल टू 3। तो हमको y मिल गया है 3, और हम इस y को यहां पर पुट करेंगे तो x हो जाएगा 13 माइनस 3 इंटू 3/2 विच इज इक्वल टू 2। तो x, y हो गया 2,3। तो हमको आंसर मिल गया है 2,3। तो इस तरह से हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है सेकंड क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 5 माइनस 4y इज इक्वल टू -24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो यानी कि इक्वेशन हमारे पास जो दो है वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, और x की वैल्यू हमारे पास आएगी x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y/2, जो कि हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 11 माइनस 3y/2 माइनस 4y इज इक्वल टू -24। 2 से 2 कैंसिल, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -24, यानी कि -7y इज इक्वल टू -35, y इज इक्वल टू 5। तो पहला हमको मिल गया y इज इक्वल टू 5। अब इस y को हम यहां रख देते हैं, तो x हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 5/2 विच इज इक्वल टू -2। तो यानी कि xy हो गया -2,5, और
और अब क्योंकि हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल चुके हैं, हमको एक्स और वाई की वैल्यू रखनी है अपनी इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में, और हमको m की वैल्यू निकालनी है। तो यानी कि एक्स वाई है -2,5 और इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो हो जाएगा 5 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ -2 प्लस 3, दैट मीन्स -2m इज इक्वल टू 2m इज इक्वल टू -1। तो हमने एक्स वाई निकाल लिया और हमने m भी निकाल लिया -1, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सेकंड भी सॉल्व हो गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें 6 क्वेश्चन है और 6 से 6 वर्ड क्वेश्चंस है, वर्ड प्रॉब्लम्स है। और आप ध्यान रखिए कि आपके एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम के आने के चांसेस 101% है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग और जो आपको प्रोसेस पढ़ाया गया है उन दोनों को क्लब करते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस आना बहुत बहुत लाजमी है। और ये क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो प्लीज इनको आप ध्यान से सुनिएगा और इनको ध्यान से करने का ट्राई कीजिएगा। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड का 1। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपका फर्स्ट नंबर है x और सेकंड नंबर है आपका y। तो यानी कि वो कह रहा है फर्स्ट इक्वेशन से द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दैट मींस x माइनस y, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि वन नंबर एट x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर। अब आप इसको y इज इक्वल टू 3x भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 3y भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हम इसको अगर x इज इक्वल टू 3y को x माइनस y इज इक्वल टू 26 पे रखते हैं, तो हो जाएगा 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, दैट मींस y इज इक्वल टू 26 बाई 12 बाई 2, दैट मींस 13, और x हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 13, दैट मींस 39। तो पहला क्वेश्चन आंसर है इसका, x है 39 और y है 13, तो x y को हम लिख देंगे 39, 13। आप चेक भी कर सकते हैं इसको, और मैं सजेस्ट करूंगा कि वर्ड प्रॉब्लम्स को आप चेक जरूर करें। तो देखिए x माइनस वाई 26, 39 माइनस 30 इज 26 एंड x इज इक्वल टू 3y, सो 13 इज 39। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन चेक भी कर सकते हैं, और आप जरूर चेक करके ये क्वेश्चन को आंसर कंफर्म कर ले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जर और टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। पहले आपको पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। एंगल्स दो तरीके के होते हैं। पहले टाइप का एंगल होता है कॉम्प्लीमेंट्री, और दूसरी तरह का एंगल होता है सप्लीमेंट्री। यहां पे आपको सप्लीमेंट्री पूछा है, मगर मैंने को लगा कि दोनों के दोनों बता देने चाहिए, क्योंकि आपके पता नहीं क्वेश्चन के अंदर कहीं वो, क्योंकि आपकी बुक के अंदर सप्लीमेंट्री दे रखा है, इसलिए हो सकता है कि एग्जाम में वो कॉम्प्लीमेंट्री दे दे। तो अगर सप्लीमेंट्री एंगल है तो एक होगा x, दूसरा y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, जिनका कि सम 180 होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये आपको दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं। तो क्योंकि उसने हमको दे रखा है कि दो एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री है, एंड वन एंगल एक्सीड्स बाय स्मॉलर बाय 18, यानी कि अगर वो सप्लीमेंट्री है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये पहला हो गया। और दूसरा एंगल, दूसरी इक्वेशन बनती है कि वन एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो x जो है वो y से 18 बड़ा है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को करें और x की वैल्यू निकाल लें, तो x हो जाएगा 18 प्लस वाई, और इस 18 प्लस वाई को हम इस इक्वेशन में रख देंगे, तो x की जगह रख सकते हैं 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 हो जाएगा 162। तो y इज इक्वल टू 81। तो एक एंगल हो गया 81 और दूसरा एंगल हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो यानी कि x हमारे पास था, हमको पता है कि y प्लस 18 है, तो दूसरा एंगल हो जाएगा 81 प्लस 18 विच इज इक्वल टू 99। तो यानी कि x है हमारे पास
99 डिग्री और y है हमारे पास 81 डिग्री। तो ये है x, y। और मैं आपको जैसे बताया था, आप चेक भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और x यानी एक एंगल 99 जो है वो 81 से 18 डिग्री बड़ा है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमने कर लिया, जो कि काफी इजी और आसान था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज। Later, she buys 3 bats and 5 balls for 1750. Find the cost of each ball and bat. तो जो उसने आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल एंड बैट, आप वही एज्यूम कर लीजिए कि कॉस्ट हमको एक्स और वाई रखना है। तो बैट की कॉस्ट है एक्स और बॉल की कॉस्ट है वाई। तो यानी कि अगर बैट एक्स है और वाई बॉल है तो 7 बैट हो जाएगा 7x और 6 बॉल्स हो जाएगा 6y, इनका एडिशन होगा 3800। ये आपको समझ में आ गया होगा। 7 बैट प्लस 6 बॉल्स की कॉस्ट है 3800 रुपीज। और दूसरी क्वेश्चन बनती है, ही बाइज 3 बैट्स प्लस 5 बॉल्स, इसकी कॉस्ट है 1750 रुपीज। तो हमको 2 इक्वेशन मिल चुकी है और हमको सब्स्टिट्यूट मेथड से इसकी वैल्यू निकालनी है x और y की। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 5, और ये हम इक्वेशन में रख देते हैं इस वाली। तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स x प्लस 6 टाइम्स 1750 माइनस 3x बाय 5 इज इक्वल टू 1750। मैं नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करता हूं और इसका हम एलसीएम निकाल के करेंगे तो हो जाएगा 35x प्लस 10,500 माइनस 18x 19,000। अगर हम सिंपली निकालते हैं तो हो जाएगा 17x इज इक्वल टू 19,000 माइनस 10,500 विच इज इक्वल टू 8,500 एंड x इज इक्वल टू 8,500 बाय 17 विच इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 500, तो x इज इक्वल टू 500। ये हमको पहली इक्वेशन मिल गई। अब हमारे पास जो y की वैल्यू थी वो y की वैल्यू थी 1750 माइनस 3x बाय 5। तो y हो जाएगा 1750 माइनस 3x, x इज 500 डिवाइड बाय 5। तो ये हो जाएगा 250 बाय 5 विच इज इक्वल टू 50। तो यानी कि जो हमने एजम्पशन ली थी, बैट की कॉस्ट, तो यानी कि जो हमने कहा था कि बैट की कॉस्ट x है और बॉल की कॉस्ट y है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के हिसाब से आपको मिल गया है कि बैट की कॉस्ट जो कि x थी वो है 500 रुपीज और बॉल की कॉस्ट जो कि y थी वो है 50 रुपीज। और ये हमने निकाल लिया है। तो होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी इसके अंदर, लेकिन था इजी और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत होने वाली बात है ही नहीं। आइए सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। यानी कि 2 चीजें हैं, हमेशा जब भी कोई भी कॉस्ट होती है उसके 2 चीजें होती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। इसने वेरिएबल वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो हमेशा चेंज नहीं, हमेशा फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एक पर्टिकुलर पैरामीटर के साथ चेंज होती है। इस केस में जो वेरिएबल कॉस्ट है वो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है। आपने कई बार देखा होगा कि अगर आप ऑटो में ट्रेवल करते हैं तो 5 किलोमीटर का कुछ रेट होता है, 10 किलोमीटर का कुछ रेट होता है, 15 किलोमीटर का कुछ और रेट होता है। लेकिन अगर आप उस ऑटो के मीटर चार्ज को देखेंगे तो आप देखेंगे 2 किलोमीटर तक रेट जो है वो सेम ही रहता है, क्योंकि वो 2 किलोमीटर का रेट जो है फिक्स चार्जेस है। सिमिलर वे में उसने यहां पे कहा है कि आपके पास एक फिक्स चार्जेस है और एक वेरिएबल चार्जेस है जो कि डिस्टेंस के साथ मैटर कर रहा है। तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। यानी कि जब वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो चार्ज है 105 रुपीज, जबकि जब वो 15 व्हेन एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज 155। लेकिन 15 किलोमीटर पे वो चार्ज है 155। तो आपको इसमें कुछ निकालना है, वो हम बाद में देखते हैं। पहले हमको निकालना है व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। तो मान लीजिए आपके फिक्स्ड चार्जेस जो है वो है
x और जो चार्ज पर किलोमीटर है वो है y। तो क्योंकि x जो है वो फिक्स रहेगा, वो डिस्टेंस के साथ मैटर नहीं करेगा, इसलिए अगर हम पहली वाली इक्वेशन बनाएं तो ये हो जाएगा x जो कि फिक्स चार्ज हमेशा रहने वाला है प्लस 10 किलोमीटर का चार्जेस होगा 10y जो कि है 105। होप आपको समझ में आ गया होगा। फिक्स चार्जेस जो कि सेम रहेंगे, कोई मैटर नहीं, कितना भी डिस्टेंस हो वो चेंज नहीं होंगे। 10 इंटू पर किलोमीटर चार्जेस, तो 10 किलोमीटर इंटू पर किलोमीटर चार्जेस जो कि 105। सिमिलर में दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, x जो कि आपका कांस्टेंट है, फिक्स चार्जेस है, प्लस 15 किलोमीटर इंटू पर किलोमीटर चार्जेस विच इज y इज 155। तो आपको दो इक्वेशन मिल चुकी हैं इस तरीके से। x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब इस इक्वेशन से हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। नेक्स्ट पे लिख लेते हैं। तो x निकाला है, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, और दूसरी इक्वेशन, उससे पहले इक्वेशन निकाली थी x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देंगे, तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105 विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 50, तो by 5। तो यानी y हो गया ₹10। तो इसका मतलब वेरिएबल चार्जेस जो है वो है 10 रुपीज पर किलोमीटर, और जो फिक्स चार्जेस है वो क्या है, वो है x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10 विच इज इक्वल टू ₹5। तो यानी कि फिक्स चार्जेस है 5 रुपीज। तो फिक्स चार्ज हो गया ₹5, जबकि पर किलोमीटर चार्ज हो गया ₹10। अब उसने नेक्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा है वो है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब यही चीज हमको 25 किलोमीटर के लगानी है। तो आपको समझ में आया होगा कि 25 किलोमीटर लगाने के लिए पहले फिक्स चार्ज तो 5 रुपीज लगेगा ही लगेगा, वो तो आपको कोई नेगोशिएशन है ही नहीं। तो 25 किलोमीटर के लिए ये हो जाएगा 5 विच इज फिक्स चार्जेस प्लस 25 रुपीज इंटू पर किलोमीटर चार्ज, यानी कि हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा ₹255। तो ये आपका हो गया 255 रुपीज इसका आंसर। तो इस तरह से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लिया है। आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट कि फिक्स चार्जेस, वेरिएबल चार्जेस यानी कि पर किलोमीटर चार्जेस में क्या डिफरेंस है, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा है तो उसको किस तरह से करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, जो कि है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find what is the numerator. That means अगर न्यूमरेटर हमारा xy है, that means x by y है, तो वो कह रहा है पहली इक्वेशन में अगर 2 ऐड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, that means ये हो गया x plus 2 y plus 2, तो ये हो जाता है हमारा 9/11। ओके, और दूसरा क्वेश्चन वो कह रहा है दूसरी स्टेटमेंट में, if 3 is added to both, it becomes 5/6, यानी कि x plus 3 y plus 3 it becomes 5/6। सॉल्व कर लेते हैं, इसको करते हैं। ये हो जाएगा 11x plus 22 is equal to 9y plus 18। That means 11x minus 9y is equal to -4। ये होगा हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन है 6x plus 18 is equal to 5y plus 15, यानी कि 6x minus 5y is equal to -3। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से अगर हम y की वैल्यू निकाल लें तो y हमारा हो जाएगा 11x plus 4/9। 9y को इधर ले गया, -4 को इधर ले आया, 11x plus 4/9। अब यही वैल्यू हम यहां रख देते हैं, और हमने y की वैल्यू निकाल ली है। y की वैल्यू रखेंगे 6x minus 5y is equal to -3 में। तो आइए करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहां पे हमने y की वैल्यू निकाल ली है x की फॉर्म में, इसको हमको इस इक्वेशन में रखना है। तो आइए रखते हैं। तो ये हो जाएगा 6x minus
5 इंटू 11x प्लस 4 बाय 9 इज इक्वल टू -3। अब करते हैं 6x, यानी कि हम इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 9 उधर ले जाएंगे तो 54x माइनस 55x माइनस 20 इज इक्वल टू -27। तो -x इज इक्वल टू -7, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 7। ये तो हमारा आ गया पहला। और y जो है वो है हमारे पास 11x प्लस 4 बाय 9, तो y इज इक्वल टू 11, x की वैल्यू है 7 प्लस 4 बाय 9, दैट बिकम्स 81 बाय 9 विच इज इक्वल टू 9। तो y हो गया 9, तो x और y को हम लिख सकते हैं 7, 9, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कंक्लूड करना है, फ्रैक्शन विच इज x एंड y, x y y इज इक्वल टू 7 बाय 9। ध्यान रखिए आपको 7 बाय 9 आंसर लिखना है। अगर आपने x, y लिख दिया तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं है, आपके आधा मार्क कट सकता है यहां पर। तो आपको लिखना है रैशनल यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में 7 बाय 9। तो होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एज क्वेश्चन है, ये हमने अपने एक्सरसाइज में सॉल्व क्वेश्चन करे थे तो सिमिलर क्वेश्चन किया था, वही है, बस वर्ड्स थोड़े चेंज है, तो आपको वर्ड्स का ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी वर्ड आता है हेंस, माई एज वॉज 7 टाइम्स हेंस, मतलब वो फ्यूचर की बात कर रहा है। एगो मतलब पास्ट की बात कर रहा है, बिफोर मतलब पास्ट की बात कर रहा है, उसमें हेंस वर्ड है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है फ्यूचर की बात कर रहा है। क्वेश्चन है 5 years हेंस द एज ऑफ जेकब विल बी, अगेन विल बी आ गया है तो वो भी आपको पता चलता है कि फ्यूचर की बात कर रहा है, 3 times that of his son। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son, यानी कि will और was डिफाइन करेंगे आप क्या देखना चाह रहे हैं। तो वो पूछ रहा है कि उनकी प्रेजेंट एज क्या है। तो मान लेते हैं हम जेकब की एज है x और उसके सन की एज है y, यानी कि पहली इक्वेशन 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो 5 years hence मतलब 5 साल बाद जेकब की एज होगी 5 साल बड़ी x प्लस 5 और बेटे की एज होगी 5 साल बड़ी यानी कि y प्लस 5। और अगर हमको इक्वल करने हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी कि हमको इस पर्टिकुलर एज को, यानी कि सन की 5 years की बाद की एज को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वो कह रहा है कि ये जो है 3 टाइम्स है, यानी कि जेकब के सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज हो जाएगी जेकब की 5 years के बाद की एज। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। ध्यान रखिए हमेशा आपको जब भी नंबर मल्टीप्लाई करना है छोटे नंबर पे मल्टीप्लाई करना है, बड़े नंबर पे नहीं, क्योंकि आपने बड़े नंबर पे मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर और बड़ा हो जाएगा। लॉजिकली सोचिए, छोटे नंबर पे नंबर मल्टीप्लाई करके आप उसको बड़े नंबर के बराबर लेके आ रहे हैं, लेकिन अगर आपने बड़े नंबर पे मल्टीप्लाई कर दिया तो आप उसको और बड़ा कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद ये है 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son, यानी कि 5 years ago दोनों की एज होगी x माइनस 5, सन की एज होगी y माइनस 5। अब मैंने ऐसा आपको बताया, आपको सिंपल लॉजिक, अगर आपको छोटे नंबर को बड़े नंबर के इक्वल करना है तो इसको आप 7 सिंप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास 2 इक्वेशन बन गई हैं। 5 years hence यानी कि 5 years from now और 5 years ago यानी कि 5 साल पहले। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन हो जाएगी सिंपली x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। इसका मतलब ये पहली इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये हो गई पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। दैट मीन्स x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन से हम वैल्यू निकालेंगे x की, जो हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, और इस इक्वेशन में से वैल्यू निकली है, यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा x की जगह 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। दैट मीन्स माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40। तो y इज इक्वल टू 10। तो यानी कि उसके बेटे की उम्र तो हो गई 10 years। अब निकालनी है जेकब की एज। तो जेकब की एज है 10 प्लस 3y, यानी कि x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y मीन्स 10 प्लस 3 इंटू 10 विच इज 40। सो जेकब इज इक्वल टू 40 years, सन इज इक्वल टू 10 years। अब आप इसको चेक भी कर लेते हैं इसको।
सन की एज 5 इयर्स के बाद और जेकब की एज 5 इयर्स के बाद हो जाएगी 15 और 45। और आपको पता है कि 15 3 45, यानी कि पहला वाला हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि हमारा आंसर भी करेक्ट है, जो कि हमने चेक भी कर लिया। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज जो कि थी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे, जो हमने सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, जो कि दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का थर्ड मेथड है और मोस्ट कॉमनली यूज्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि इसी पर्टिकुलर मेथड से आप दो लीनियर इक्वेशन को क्विकली और फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब तक हम सॉल्व कर चुके हैं लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से और हम सॉल्व कर चुके हैं लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लेकिन अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो इंश्योर कीजिए कि ये वीडियो आप जाकर के अभी देखिए और आप ये दोनों प्रोसेस भी समझ सकते हैं। और आज हम लर्न करेंगे दो लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का थर्ड और लास्ट तरीका, जो कि सबसे इफेक्टिव और मेरा फेवरेट है और इसमें सबसे ज्यादा कम टाइम भी लगता है और ये बिल्कुल क्विक है। तो ये पर्टिकुलर तरीका है एलिमिनेशन मेथड। तो आइए देखते हैं कि हम एलिमिनेशन मेथड से दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। एलिमिनेशन मेथड वो मेथड है जिसके अंदर आप दो लीनियर इक्वेशंस, जिसके अंदर दो डिफरेंट वेरिएबल हैं, उनमें से एक पर्टिकुलर वेरिएबल को निकाल देते हैं। जब आप एक पर्टिकुलर वेरिएबल को निकाल देंगे तो आपके पास बचेगा सिर्फ एक वेरिएबल, और क्योंकि आप एक वेरिएबल को इजीली निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली वन इक्वेशन, तो आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। आइए देखते हैं कैसे करते हैं ये। मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में से मुझे एक पर्टिकुलर वेरिएबल हटाना है, तो मैं उसको कैसे हटा सकता हूं? अगर मैं इन दो पर्टिकुलर वेरिएबल्स को ऐड कर दूं और इस y को मैं 2 कर दूं, तो 2y से माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बच जाएगा सिर्फ x वेरिएबल और कांस्टेंट। लेकिन यहां पे मैं 2 इतने आराम से नहीं लगा सकता, मुझे ये 2 लगाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, जिससे कि ये इक्वेशन अब हो जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। और अगर मैं इस इक्वेशन में ये इक्वेशन ऐड कर दूंगा, तो 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 6, दैट मींस x इज इक्वल टू 2। और मैंने बहुत ही इजीली यहां पे x की वैल्यू निकाल ली है और मैं y की वैल्यू 2 माइनस x में x की वैल्यू रख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2, यानी कि y इज इक्वल टू 0। तो मेरे x और y के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, 0। और आपने देखा कि मैंने इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, और इस पर्टिकुलर मेथड से मैंने कितनी आसानी से दो इक्वेशन सॉल्व कर ली और x और y कोएफिशिएंट्स निकाल लिए। तो ये तरीका है एलिमिनेशन मेथड का, जिसमें कि आपको पहले एक इक्वेशन को, या हो सकता है कभी कभार आपको दोनों इक्वेशन को ऐसे कांस्टेंट फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करना पड़े जिससे कि आपके दो वेरिएबल इक्वल हो जाए। आप उन दोनों को ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपका पर्पस यह है कि एक वेरिएबल उसमें से हट जाए, और उसके बाद जब आपके पास इक्वेशन रह जाएगी एक वेरिएबल के साथ, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं सिंगल वेरिएबल की तरह, और फिर वही वैल्यू एक पर्टिकुलर इक्वेशन में डाल करके आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, समझ नहीं आया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हम जब क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी से क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि है एलिमिनेशन मेथड का एग्जांपल नंबर 8, आपकी एनसीईआरटी बुक का सॉल्व क्वेश्चन। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। If each of them manages to save rupees 2000 per month, find their monthly incomes। तो मान लीजिए अगर उनका इनकम 9:7 की रेशियो में है और एक्सपेंसेस 4:3 की रेशियो में है, तो आप कह सकते हैं कि एक की एक्स इनकम अगर 9x है तो दूसरे की इनकम 7x होगी। सिंपल, क्योंकि आपकी रेशियो 9:7 है, उसको आप 9x और 7x लिख सकते हैं। और इसी तरह से आप कह सकते हैं कि अगर उनकी एक्सपेंडिचर का प्रोपोर्शन 4:3 है, तो एक का एक्सपेंडिचर अगर 4y है तो दूसरे का एक्सपेंडिचर 3y हो सकता है। और जैसे कि उसने बताया आपको कि वो दोनों के दोनों 2000 पर मंथ सेव करते हैं, और सेविंग का मतलब सैलरी माइनस एक्सपेंडिचर। तो सैलरी है 9x फर्स्ट पर्सन की, एक्सपेंडिचर है 4y इज इक्वल टू 2000। सेकेंड पर्सन की सैलरी है 7x
एक्सपेंडिचर है 3y इज इक्वल टू 2000। तो बेसिकली मैंने सैलरी में से एक्सपेंडिचर माइनस किया और सेविंग मिल गई मुझको। लेकिन अनलाइक जो हमने पहला एग्जांपल लिया था, यहां पे सिर्फ एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके पर्पस सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं बनता है किसी भी वेरिएबल का, आइदर एक्स का और वाई का। तो उसके लिए मुझे यहां पे थोड़ा ट्रिकी होना पड़ेगा और मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से और इस पर्टिकुलर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से। अब ये भी कर सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए और सेकंड इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, जिससे कि 9 इंटू 7 हो जाएगा 63 और 7 इंटू 9 हो जाएगा 63 और x का वेरिएबल कट करके यहां पे y का कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो मैं यहां पे इजी मेथड से जा रहा हूं, इसलिए मैंने 3 और 4 मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000 और सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। अब जब मैं इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करूंगा, यहां पे मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे इंश्योर करना है नीचे वाली इक्वेशन में जो वेरिएबल मैं कट करने वाला हूं उसका साइन रिवर्स हो जाए। तो मैंने यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस किया, ये दोनों कैंसिल, बच गया माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2000। इसका मतलब x आ गया मेरे पास 2000। अब क्वेश्चन में मुझसे वो सिर्फ पूछ रहा है इनकम, फाइंड देयर मंथली इनकम। उसने मुझे y कोऑर्डिनेट यानी कि एक्सपेंसेस पूछा ही नहीं है। अगर उसने मुझसे y कोऑर्डिनेट और एक्सपेंसेस पूछा होता तो मैं x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख करके y भी निकाल लेता, लेकिन मुझे सिर्फ इनकम से मतलब है, तो मैं y कोएफिशिएंट निकालने में क्यों ना टाइम वेस्ट करूं। अब ये x मैं यहां पर रख दूंगा, तो इससे मुझे पता चलेगा फर्स्ट पर्सन की इनकम है 9x which is equal to 9 into 2k which is equal to 18,000 और सेकंड पर्सन की इनकम है 7x which is 7 into 2000 that means 14,000। तो फर्स्ट पर्सन की इनकम है 18,000, सेकंड पर्सन की इनकम है 14,000। तो इस तरह से मुझे दोनों लोगों की इनकम बहुत आसानी से मिल गई है और ये एक और तरीके का क्वेश्चन है जो कि वर्ड प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो आपको ध्यान रखने हैं ये सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स के तरीके, और कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इंश्योर करना है कि आप इसको क्रैक करें। और मैं आपको ये बात लिख करके गारंटी के साथ दे सकता हूं कि आपको आपके एग्जाम में एक वर्ड प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा, और वो 3 नंबर से कम का नहीं होगा। वो 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 नंबर से कम का वर्ड प्रॉब्लम नहीं बनेगा कोई भी। तो इसलिए इंश्योर करना है आपको सारे के सारे टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स करने हैं, समझने हैं और उनकी इक्वेशन निकालने आपको आनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है। यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब आपको ध्यान से देखिए, ये 9th क्वेश्चन जो मैं करने जा रहा हूं उसमें दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और सेकंड है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। इससे पहले कि मैं इसको सॉल्व करूं, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। इसके अंदर निकालिए a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2। ध्यान से देखिए, 2 बाय 4, 3 बाय 6, 8 बाय 7, यानी कि 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 by 2 is not equal to 8 by 7. That means a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसका सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट, यानी कि नो सॉल्यूशन। मुझे पता चल गया a1, a2, b1, b2 और c1, c2 कोएफिशिएंट से। आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। और जब मेरे को माइनस 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 ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 9 और 0 is not equal to 9. That means there are no solutions for these pair of equations. तो आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों तरह की चीजें करनी पड़ेंगी। आपको ये भी करना पड़ेगा इनकंसिस्टेंट दिखाने के लिए, और आपको उसके बाद इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना होगा जिससे कि आप ये प्रूव कर सके
कि वन नंबर इज नॉट इक्वल टू अदर नंबर, और इसलिए इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, और यहीं से आपको पूरे मार्क्स एंश्योर हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 10, और ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। ये भी एक डिफरेंट टाइप की वर्ड प्रॉब्लम है। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया इस तरीके का, तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको नंबर थ्योरी के बारे में पता है तो। द सम ऑफ अ 2-digit number and the number obtained by reversing it the digit is 66. If the digits of the number differ by 2, find the number. How many such numbers are there? दो क्वेश्चन है। मान लीजिए आपके पास जो नंबर है वो है XY, 23, 56, 78, कुछ भी हो सकता है नंबर, राइट? XY लिख दिया मैंने उसको, जहां पे कि यूनिट की प्लेस, ये बात मैं ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं, यूनिट की प्लेस पर है Y और टेंस की प्लेस पर है X। अब मैंने ये यूनिट्स और टेंस क्यों लिखा? इसलिए मैं आपको लेके जा रहा हूं सेकंड क्लास में वापस। 23 का बेसिक मतलब क्या है? 23 का बेसिक मतलब है 2 into 10 प्लस 3, यानी कि यूनिट्स प्लेस को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 से, जबकि टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 10 से, और उसके बाद मेरा 23 आ रहा है, तो 2 into 10 प्लस 3 into 1 इज मेकिंग 23। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्यों समझाया है? ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसलिए समझाया है कि अगर आपके पास एक नंबर है जिसके कि दो टर्म्स हैं x और y है यूनिट टर्म और x है टेंस टर्म, तो अगर मुझे इसको एक नंबर फॉर्मेट में लिखना है तो उसको मैं सिर्फ xy नहीं लिख सकता, इसको मैं लिखूंगा y इंटू 1 प्लस x इंटू 10। क्यों? आप ये देखिए, सेम चीज में कर रहा हूं। टेंस की डिजिट को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया और यूनिट की डिजिट को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, और सेम चीज यहां कर रहा हूं। टेंस की डिजिट है x, मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और यूनिट की डिजिट है y, उसको मैं कर रहा हूं 1 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये नंबर हो जाएगा 10x प्लस y। तो यानी कि अगर x और y दो डिजिट्स हैं किसी भी नंबर की, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। अब इसको हम एक और ले लेते हैं, मैं ये आपके स्कोप में नहीं है, मैं फिर भी आपको समझाया था उस एक्सटेंशन के बेसिस पे। अगर मान लीजिए आपका 3 डिजिट का नंबर है और हमने मान लिया XYZ, जिसमें कि Z है यूनिट, Y है टेंस और X है हंड्रेड्स, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? इसी लॉजिक पे चलते हैं, ये हो जाएगा X इंटू 100 प्लस Y इंटू 10 प्लस Z इंटू 1, यानी कि 100X प्लस 10Y प्लस Z मेरा वो नंबर होगा। मैंने आपको ये इसलिए समझाया है सिर्फ कि आपको इस लॉजिक से ये कनेक्ट हो जाए, और दो एग्जांपल देकर के आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं एक्चुअली में ये कैसे ड्राइव कर रहा हूं। 10x प्लस 10y, सॉरी 100x प्लस 10y प्लस Z आपके स्कोप में नहीं है यहां, क्योंकि आपके स्कोप में 3 वेरिएबल्स है ही नहीं अभी, तो इसलिए आपको इसके बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है, ये आपके 11th ग्रेड में आएगा। लेकिन यहां से आपको ये लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज 5 मिनट पहले वीडियो रिवाइंड कीजिए और आपको पूरा का पूरा लॉजिक दोबारा देख कर समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो बताइए मुझको कमेंट सेक्शन में, मैं इंश्योर करूंगा कि आपको मैं किसी और तरीके से समझा करके ये एक्सरसाइज कंफर्म कर सकूं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये नंबर जो है वो है 10x प्लस y, जहां पे कि x है मेरा, हाँ, तो आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर जो है वो है 10x प्लस y, जहां पे कि x है टेंस प्लेस पर और y है यूनिट्स प्लेस पर। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। द सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट, यानी कि अब हमने क्या किया, हमने रिवर्स करने पर x को मान लिया यूनिट और y को मान लिया 10, तो यानी कि नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 10y प्लस x रिवर्स करने पर। अब वो कह रहा है रिवर्स करने पे जो नंबर बनता है, जो ओरिजिनल नंबर है, उन दोनों को अगर सम कर दो, यानी कि 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x, तो वो हो जाता है 66, यानी कि हो जाएगा 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66 और x प्लस y इज इक्वल टू 6। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कह रहा है इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यानी कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। सिंपली दो इक्वेशन मिल गई, ऐड करते हैं आराम से इनको, y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4।
अगर x 4 है तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2। तो यानी कि x कॉमा y हो गए 4 कॉमा 2। लेकिन अब ये पूछ रहा है लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। यहां पे ऐसे कितने नंबर हैं। देखिए यहां पे आपके दो नंबर हैं, क्योंकि अगर मैं y और x को इंटरचेंज कर दूं तो ये हो जाएगा y कॉमा x इज इक्वल टू 4 कॉमा 2। मान लीजिए मैंने y और x से इंटरचेंज कर दिया, तो नंबर बनते हैं 42 एंड 24। ये दो नंबर बनते हैं। क्यों? क्वेश्चन पढ़िए, सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 66। यानी कि अगर ये नंबर है 42, इसको मैं रिवर्स करता हूं तो बनता है 24, दोनों सम करने से बन जाता है 66। करेक्ट। नेक्स्ट नंबर है 24, उसको मैं रिवर्स करूं और रिवर्स करके नंबर आता है 42, उन दोनों को ऐड करूं तब भी आंसर बन जाता है 66। तो इस तरह से आपका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 42 और 24 दोनों के दोनों आंसर दे रहा है। तो होप आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में आया होगा। और हम यहां पे पॉज लेते हैं आज, क्योंकि मैं अगर इसके बाद एक्सरसाइज भी कराने लग जाऊंगा तो ये पूरा पूरा चैप्टर, ये पूरा पूरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। डेलिबरेटली ये वीडियो छोटा ही है, जिससे कि आप सब कुछ रिवाइज कर सके, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड भी, और आप समझ सके हर एक के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, क्या पर्टिकुलर प्रोसेस है तीनों के तीनों मेथड्स को सॉल्व करने का। और उसके बाद हम करेंगे इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, यानी कि इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज 3.3, जो कि है अनसॉल्व्ड क्वेश्चन फॉर एलिमिनेशन मेथड, जिसके अंदर हम समझेंगे कि जो हमने लास्ट पोर्शन में एलिमिनेशन मेथड से कुछ सॉल्व क्वेश्चन किए थे, उसकी एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है। समझिए आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप ये समझ चुके हैं कि अगर दो इक्वेशंस को इवैल्यूएट करना हो कि उनका आंसर 1 होगा, मल्टीपल यानी कि इनफाइनाइट आंसर्स होंगे या नो सॉल्यूशन होगा, तो हम कैसे करते हैं। साथ ही साथ ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड भी हम समझ चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 ऑफ एनसीईआरटी बुक। तो वेट किस बात का है, आइए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी बुक में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं यहां पे सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से करूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ में आ गया है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से खुद प्रैक्टिस करें, और कोई डिफिकल्टी आती है तो मुझे बताएं। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन है x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा फर्स्ट इक्वेशन को 3 से, जिससे कि ये हो जाएगा 3y, और माइनस 3y जब मैं ऐड करूंगा तो 3y से 3y कैंसिल होकर के मेरे को सिर्फ एक वेरिएबल मिल जाएगा x, और ये मेरे लिए बन जाएगी इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल, जो मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूं। तो इस इक्वेशन को मैं यहां पे लिखूंगा और ये हो जाएगी x 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। दोनों को ऐड करने पर आएगा 3x से 3y से 3y कैंसिल, 5x इज इक्वल टू 19, x इज इक्वल टू 19/5। अब मैं ये फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूं, तो जहां पे आएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस x यानी कि 19/5, दैट मींस इट इज इक्वल टू 6/5। तो x यहां पर है 19/5 और y है 6/5। ये मैंने सॉल्व कर दिया है पहला क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में है अब बहुत ही आसान है, क्योंकि आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली है ग्राफिकल मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने में। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। सिंपल, मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे कि ये 4y और यहां पे भी 4y आ जाए, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, और इस इक्वेशन को नीचे लिख लेता हूं मैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएंगे, 7x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 2। इस x को मैं इस इक्वेशन में रख देता हूं, तो ये इक्वेशन बेसिकली है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। मैं दोनों तरफ से 2 कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी x माइनस y इज इक्वल टू 1, यानी कि y की वैल्यू होगी x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब इसका x और y कोऑर्डिनेट हो गया 2, थर्ड क्वेश्चन है 3x माइनस y
3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट इक्वेशन है, इसको मैं सिंपल इसी फॉर्म में लिख लेता हूं, 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वेशन हो जाएगी, 9x माइनस 15y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा दोनों को, तो ये हो जाएंगे कैंसिल। 13y इज इक्वल टू 13y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू माइनस 5/13। इस y माइनस 5/13 को मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 5/13, मैं सीधे y की वैल्यू रख दी, डिवाइडेड बाय 3। ये हो जाएगा 13 चौके 52 माइनस 25 यानी कि 27, 27/3 इंटू 13, ये हो जाएगा 9, दैट मीन्स 9/13। तो x की वैल्यू हो गई 9/13 और y की वैल्यू हो गई माइनस 5/13। और इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रैशनल फॉर्म में दे रखा है, तो इसलिए बेटर ये रहेगा कि रैशनल फॉर्म में करने से पहले, सॉल्व करने से पहले उसको आप नॉर्मल एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लीजिए। तो फोर्थ क्वेश्चन है x/2 प्लस 2y/3, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। तो मैं इसको लिख सकता हूं 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। अब इस इक्वेशन को मैं सिंपली नीचे ले आऊंगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। 3x है, माइनस माइनस प्लस कैंसिल, -5y इज इक्वल टू 15, सो y इज इक्वल टू -3। अगर y -3 है तो मैं इस इक्वेशन के अंदर x रख दूंगा, तो x हो जाता है y/3 प्लस 3, यानी कि y/3 इज -3/3 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। तो x कॉमा y होता है 2 -3। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन के चारों सब पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। अब हम आ रहे हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के, और जो है वर्ड प्रॉब्लम्स। और जैसे कि मैंने कहा, वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है। हर एक वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए एक नया चैलेंज है, और ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को भी डेवलप करती है। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, जितनी ज्यादा कर सकते हैं, जितने अच्छे से कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि ये आपकी रियल लाइफ के अंदर भी हेल्प कर रही हैं। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। फर्स्ट प्रॉब्लम है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, it becomes 1/2 if only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो आइए देखते हैं, हम फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन कर चुके हैं। मान लीजिए आपका फ्रैक्शन है वो है x/y, जिसको हम कह रहे हैं न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि आपने एक ऐड किया न्यूमरेटर में और एक सब्ट्रैक्ट किया डिनोमिनेटर से, यानी कि x प्लस 1 और y माइनस 1, तो ये हो जाता है 1। तो इसकी इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, दैट मीन्स x माइनस y इज इक्वल टू -2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन कह रहा है, इफ इट बिकम्स 1/2 इफ यू ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि हमने किया x बाय y प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y प्लस 1 और 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को यहां लिख लेते हैं। तो ये हो गया x माइनस y इज इक्वल टू -2 और 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट बोथ, 1 माइनस प्लस माइनस, x हो गया 3 और y कितना हो जाएगा? तो y हो जाता है x प्लस 2 यानी कि 5। तो x है 3, y है 5, ये हो गया फ्रैक्शन हमारा
3/5। आपको आंसर लिखना है 3/5। x, y 3,5 नहीं लिखना है क्योंकि उसने आंसर पूछा है व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो आपको फ्रैक्शन लिखना है 3/5, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एज के ऊपर। हमने एज के काफी सारे क्वेश्चन किए हैं, तो ये आपको डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। तो क्वेश्चन है 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? सिंपल है कि 5 साल पहले, उसके बाद 10 साल बाद, वो निकालना है। तो उसमें हमको बस 5 साल पहले माइनस करना है वो नंबर ऑफ ईयर्स, और 10 years लेटर यानी फ्यूचर में हमको वो ईयर्स ऐड करने हैं। तो मान लेते हैं नूरी की एज है x और सोनू की एज है y। तो 5 साल पहले दोनों की एज कितनी होगी? x -5 और y -5। अब अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को, तो मुझे सोनू की एज में 3 टाइम्स करना होगा, जिससे कि वो नूरी की एज जाएगी। दे रखा है 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि सोनू की एज जो है वो 3 टाइम्स करूंगा तो मुझे वो नूरी की एज के इक्वल मिल जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा x - 3y इज इक्वल टू -10, होगा इक्वेशन नंबर 1। ओके, सेकंड है 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि 10 साल बाद x + 10 y + 10। अब सोनू और नूरी की एज जो है, नूरी जो है वो सोनू से ट्वाइस है, यानी कि 2 टाइम्स बड़ी है। तो ये जाएगा x - 2y इज इक्वल टू 10। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यहां लिख लेते हैं। तो इक्वेशन हो गई x - 3y इज इक्वल टू -10 एंड x - 2y इज इक्वल टू 10। x और x सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है कहीं से, प्लस माइनस। इससे y हो गया 20। इसका मतलब सोनू की एज तो हो गई 20 इयर्स, और हमको नूरी की एज निकालनी है, तो इससे निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 2y + 10, तो x इज इक्वल टू 2y + 10, y है 20, तो ये हो जाएगा 50 इयर्स। तो यानी कि सोनू की एज है 20 इयर्स और नूरी की एज है 50 इयर्स। तो हमने ये आराम से निकाल लिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सिमिलर क्वेश्चन है हमने किया था, जिसमें कि हमने डिजिट ली थी। हमने माना था डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है और उसके बेसिस पे हमने एक नंबर निकाला था। सिमिलर क्वेश्चन है उसी की तरह। आइए देखते हैं वो क्वेश्चन आखिर है क्या। तो थर्ड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। हमने ऐसा क्वेश्चन किया है जिसमें कि हमने माना था x और y की 2 टर्म्स है। x y जो है वो है यूनिट टर्म, और x जो है वो है टेंस टर्म। अब वो कह रहा है x + y इज इक्वल टू 9। दोनों के दोनों टर्म्स जो है उनका सम जो है 9 है। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको पता है कि y जो है यूनिट प्लेस पर है, x जो है टेंस प्लेस पर है, तो नंबर क्या होगा? ये नंबर होगा y इंटू यूनिट्स प्लेस की वैल्यू यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस x इंटू यूनिट्स प्लेस की वैल्यू यानी मल्टीप्लाई बाय 10। तो नंबर हो गया 10x + y। समझ आ गया होगा आपको। अब वो कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। रिवर्स करने पे क्या होगा? रिवर्स करने पे हो जाएगा x यूनिट्स पे और y हो जाएगा टेंस पे। इसका मतलब जो हमने 10x + y लिखा था, इसको हम लिखेंगे रिवर्स करके 10 इंटू y प्लस x इंटू 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 10y प्लस x। तो यानी कि जब यूनिट प्लेस पे y है और टेंस प्लेस पे x है तो हो गया 10x + y। और जब यूनिट प्लेस, इसको रिवर्स करेंगे हम तो हो जाएगा यूनिट प्लेस पे x हो जाएगा, टेंस प्लेस पे हो जाएगा y, तो ये नंबर हो जाएगा 10y + x। अब वो कह रहा है कि जो ओरिजिनल नंबर था उसका 9 टाइम्स यानी कि 9 टाइम्स ऑफ 10x + y इज इक्वल टू 2 टाइम्स बाय रिवर्सिंग। तो हो गया 9 टाइम्स ऑफ 10x + y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 10y + x। तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो इक्वेशन आ जाएगी ऐसे कुछ, ये हो जाएगा 90x + 9y इज इक्वल टू 20y + 2x। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 88x इज इक्वल टू 11y, और ये लिख सकते हैं हम 8x - y इज इक्वल टू 0।
अगर मेरे को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना होता तो मैं सीधे 8x इज इक्वल टू वाई की जगह y के लिए y की वैल्यू 8x पुट कर देता यहां पर। लेकिन क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, इसलिए मैंने लिखा है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास दो इक्वेशन हो गई, 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मैं नेक्स्ट टाइप करता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। कैंसिल, 9x इज इक्वल टू 9 तो मतलब x हो गया 1 और 8x इज इक्वल टू y है तो y हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ 1 यानी कि 9। तो जैसे कि मैंने कहा था हमारी यूनिट्स प्लेस पर था y और टेंस प्लेस पर था x, तो ये नंबर हो गया 18 और ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ना इसमें एक चीज बताता हूं, आपको ध्यान होगा एक क्वेश्चन हमने जो सॉल्व क्वेश्चन किया था उसमें आंसर आया था 24 और फिर हमने उसको कह दिया था 24 या 42 कुछ भी हो सकता है। इस केस में 18 या 81 नहीं होगा, इस केस में आंसर सिर्फ 18 ही होगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन की लाइन पढ़ो तो क्वेश्चन की लाइन ये कहती है 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी कि इस नंबर का 9 टाइम्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स रिवर्सिंग द डिजिट। ये स्टेटमेंट तभी ट्रू होती है अगर ये नंबर 18 हो। अगर मैं इसको 81 करूं, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती है। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि यहां पे दो आंसर ना देकर के आंसर आपका सिर्फ एक ही आएगा 18 और वो नंबर सिर्फ 18 ही है, 81 बिल्कुल नहीं है। तो होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा और अब हम बढ़ते हैं लास्ट के दो क्वेश्चन की तरफ। तो होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं लास्ट के दो क्वेश्चन के लिए। तो फोर्थ क्वेश्चन है, मीना went to a bank to withdraw ₹2000. She asked the cashier to give only 50 and 100 rupees notes. Meena got total 25 notes. How many notes she received of 50 and how many she received of 100? मान लो 50 रुपीज के उसको मिलते हैं X नोट्स और 100 रुपीज के उसको मिलते हैं Y नोट्स। ओके, तो पहली स्टेटमेंट तो कह रही है मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, यानी कि X प्लस Y तो हो गया 25, सिंपल। अब वो कह रहा है कि उसको टोटल 2000 रुपीज मिले हैं, यानी कि X जो 50 रुपीज के नोट है, अगर मैं X को 50 से मल्टीप्लाई कर दूं प्लस Y को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे मिल जाएगा टोटल अमाउंट को कितना मिला। तो यानी कि मुझे करना पड़ेगा 50X प्लस 100Y इज इक्वल टू 2000। अब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं 50 से, जिससे कि ये 50X के इक्वल आ जाए, तो ये हो जाएगी 50X प्लस 50Y इज इक्वल टू 1250। सबट्रैक्ट कर देता हूं, कैंसिल, 50Y हो गया 750, दैट मींस Y इज इक्वल टू 15। तो इसका मतलब उसको 100 रुपए के 15 नोट मिले हैं। अब मुझे यहां से सिंपल दिख रहा है कि 15 नोट मिले हैं उसको 100 रुपए के, यानी 1500 रुपए तो यहीं कवर हो गए। टोटल उसको मिले 2000 रुपए, बचे 500 रुपए। 50 रुपए के अगर 500 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको मिलेंगे 10 नोट। ओके, लेकिन मुझे ऐसे सॉल्व करना नहीं है, तो मैंने आपको ओरली बता दिया, लेकिन ऐसे सॉल्व करना नहीं है, मुझे करना है इक्वेशन से ही सॉल्व। तो आपको पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अगर y 15 है तो x हो गया 25 माइनस 15, यानी कि आंसर आ गया 10। तो यानी कि जो मैंने कहा था 50 रुपीज के उसको 10 नोट्स मिल गए हैं और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर चैप्टर और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं जो कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी ऑब्जर्वेशन और आपकी किस तरह से आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको चेक करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। A lending library has a fixed charges for the first 3 days. ध्यान रखना है 3 दिन के लिए उसके पास फिक्स चार्जेस है कुछ, एंड एन एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर, यानी कुछ वेरिएबल चार्जेस हैं, एडिशनल चार्जेस हैं जो कि पर डे बेसिस पे चार्ज होते हैं। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 days। ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसने बुक रखी है 7 days के लिए। आइए बताता हूं इस 7 days में भी हम कैसे बाइफरकेट करेंगे।
जबकि सूजी पे 21 रुपीज फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days. फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे. अब आप एक बात को ध्यान से सुनिए. 7 days उसने बुक रखी है, तो इसका मतलब उसने 3 days तो फिक्स चार्जेस पे किए हैं 3 days के, तो क्योंकि वो कह रहा है ना फिक्स चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 days. बाकी उसने सिर्फ 4 दिन के एडिशनल चार्जेस पर डे के हिसाब से पे किए हैं. तो ये हो गया सरिता का केस. क्लियर हुआ होगा आपको कि मैंने 3 और 7 क्यों किया है. सेम वे अगर मैं सूजी लेता हूं, तो सूजी ने 3 days के तो फिक्स चार्जेस पे कर दिए हैं, और उसने 5 days टोटल रखा है, तो यानी कि 2 और दिन के उसने एडिशनल चार्जेस पे किए हैं. तो ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये क्लियर है तभी आप इस क्वेश्चन को करेक्ट सॉल्व कर पाएंगे. वरना आपने अगर 7 days और 5 days को एडिशनल डेज की तरह यूज कर लिया, उसके हिसाब से कैलकुलेट किया, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा. तो ये क्वेश्चन समझने वाला है. इसका मतलब ये है कि हमारा अगर फिक्स चार्जेस x है और एडिशनल चार्जेस पर डे है वो y है, तो सरिता का कितना हुआ? सरिता का जो केस था वो उसमें हुआ x, जो कॉस्ट थी उसकी x प्लस उसने 4 days के लिए एडिशनल रखा है, तो यह हो जाएगा 4 times ऑफ y विच इज इक्वल टू 27. जबकि सूजी ने रखा है x, यानी कि 3 days का फिक्स चार्ज हुआ ही, प्लस 2 days के लिए एडिशनल, तो हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 21. और इस तरह से आपकी दोनों इक्वेशन बन गई हैं. आसानी से इक्वेशन बन गई. अब इसको माइनस कर लेते हैं. माइनस 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 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 3. तो ये जो एडिशनल चार्जेस पर डे हैं वो है 3 रुपीज पर डे. ओके, अब मुझे निकालना है फिक्स चार्जेस. तो फिक्स चार्जेस के लिए हो जाएगा, मैं ये वाली इक्वेशन यूज कर लेता हूं. x इज इक्वल टू 21 माइनस 2y, जो हो जाता है 21 माइनस 6 यानी कि 15. तो जो फिक्स चार्जेस हैं वो है ₹15. ध्यान रखना है आपको कि इस ₹15 को आपको 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है. ये टोटल चार्जेस है 3 days के. तो फिक्स चार्जेस 15 रुपीज है और एडिशनल चार्जेस 3 रुपीज पर डे है. और आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं. मान इसने सरिता ने रखी थी 4 days के लिए एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगा 4 3 12, 12 प्लस 15 यानी 27 हो गया. एक से काफी है, चेक कर लिया मैंने. तो इस तरह से हम अपना पूरा का पूरा ये चैप्टर जो कि था लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स कंप्लीट कर रहे हैं. आपको मैं दोबारा रिवाइज करा दूं. इसके अंदर हमने ये पढ़ा कि a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, जो कि 2 लीनियर इक्वेशंस के वेरिएबल्स हैं, उनके बीच का प्रोपोर्शन ये डिफाइन करता है कि उन 2 लीनियर इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो उनके आंसर 1 होगा, इनफाइनाइट होंगे या फिर नो आंसर्स होंगे. इस पे क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में. उसके बाद हमने समझा ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करना है, और ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है. साथ ही सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से हमने काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, स्पेसिफिकली वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशंस हैं. तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, समझ में आने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस हैं और ये एग्जाम में आए हुए हैं और फ्यूचर में भी आएंगे. तो प्लीज जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं कीजिए. ध्यान रखिए जो क्वेश्चन मैंने सारे के सारे कराए हैं. कोई भी डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर और देखेंगे कि वो न्यू चैप्टर क्या है. एक्साइटिंग चैप्टर्स हैं आगे, हैं एक्साइटिंग लर्निंग्स हैं आपकी आगे. तो प्लीज कंटिन्यू टू स्टे विद मी. अगर आपने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी बेनिफिट ले सके इस पर्टिकुलर वीडियो और लर्निंग का. मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको सब चीजें बहुत ही इजी और सिंपल वे में समझाऊं. लेकिन अगर आपके पास फिर भी कोई डाउट्स हैं, कहीं से कोई क्वेश्चन मिलता है आपको जो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो प्लीज मुझे बताइए, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा आपको, जिससे कि वो क्वेश्चन भी आपके नॉलेज बैंक में स्टोर हो जाए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैप्पी लर्निंग.